सारा था आपका सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको बता दी, जरूर याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए राजस्थान सड़क विजन था, एक 2025 में आया है राजस्थान सड़क विजन, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ना, ये सड़क विजन का थोड़ा सा आप देखिएगा। अब इसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं है, इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। और देखो क्वेश्चन है ना, एक कॉमन सेंस से आने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों की सड़कों से जोड़ा जाएगा, पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ये राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। तो इसमें से आपको करना है कि कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है, कि भाई ऐसा लग नहीं रहा कि ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब मस्त है ना। क्या हो सकता है बताइए, क्या इसका आंसर हो सकता है ना, नहीं है वह आपको बताना है। अब देखो इसमें देखो आपकी विजन है ये, है ना, सड़क विजन है कि भाई ऐसा हम करेंगे, है ना, राजस्थान के अंदर इस तरीके से हम करेंगे। तो आप देखो कि भाई पहले 15 वर्षों में सभी गांवों की सड़कों को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल ये इस तरीके का है, भाई सभी गांवों को सड़कों से इसके अंदर जोड़ा जाने का है ना। राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा बिल्कुल तैयार किया गया है। सड़क विजन के 15 वर्षों के बाद 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन, मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं पे जो है रुकना ही नहीं पड़े, फ्लाईओवर और सब एकदम मस्त है ना। तो ये है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान सभी गांवों के बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई बाजारों से कोई कनेक्ट हो रहा हो, ऐसा कुछ भी प्रावधान उसमें नहीं है। तो इसलिए ए इसका गलत हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा, ये इसका कथन नहीं है। बाकी तीनों कथन याद कर लीजिएगा। तो ये क्या है ना, इसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा राजस्थान सड़क विजन मैंने बता दिया, है ना, पूरा का पूरा राजस्थान का सड़क का विजन बता दिया इसी क्वेश्चन के थ्रू। आपको ऐसा भी होता है कि भाई क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता देना कि सड़क का विजन क्या है। तो ये तीनों विजन है हमारे इससे पॉइंट के अंदर, और ये नहीं है हमारा विजन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, है ना, आरएसआरटीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताया भी था, जल्दी बता दीजिए, इसको तो बता ही डालिए आप, है ना। पहला क्वेश्चन तो आपको आया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आगे के लिए काम रखना, एग्जाम में आना चाहिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आए नहीं है। तो ये बताइए भाई, राजस्थान राज्य RSRTC, है ना, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बताइए, है ना, इसका जो है कब जो है इसका स्थापना हुई थी, 70 में, 68 में, 64 में, 66 में, है ना। बिल्कुल यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल देखिए, ये तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा ही था कि ये जो है कब आया था। तो बिल्कुल सही है सभी का जवाब, 1964 के अंदर, 1964 के अंदर आया था साहब, है ना, 4 के अंदर ही आया था बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल पहले वाले का सी आंसर बिल्कुल सही है। इसका बताइए इसका क्या होना चाहिए। हाँ, आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ रहा है भाई, जयपुर भी है, अजमेर भी है, उदयपुर भी है, और साथ ही मुंबई तक भी जा रहा है। तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। बिल्कुल सही है भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज दिमाग में आ जाना चाहिए इसके अंदर तो। और बाकी जो जिले हैं वो तो मैंने बता ही दिए थे कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो है NH48 है, बिल्कुल सही, NH48 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज में आती है। नंबर 4 पे देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है ना। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। और ये तो ऑड वन आउट है, जैसे एक आप रीजनिंग में करते होंगे ना, ऑड वन आउट के साथ जो नहीं है वो एकदम अलग है, वो अलग आंसर खराब है ना, वो वाला अलग हो गया साहब, वो नहीं होगा, बाकी इसका होगा आंसर। ऐसा करते हैं ना ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट के हिसाब से कर सकते हो इसको तो आप आराम से। बिल्कुल सही आंसर सबका आ रहा है ना। फोर्थ का बी, ये तो ज्यादा ही ऑड वन आउट कर दिया भाई आपने, है ना। भाई उदयपुर से जा रहा है साहब, है ना, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ ना, इधर से वो जो पोरबंदर से सिलचर जा रहा है, बिल्कुल सबका आंसर सही है भाई। चित्तौड़ गंगानगर कहाँ से आएगा यहाँ पे ना, तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बट गंगानगर तो बहुत ही उत्तर में रह गया, ये पूर्व पश्चिम में कहाँ से आएगा, कॉरिडोर में तो आ ही नहीं सकता ये ना, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में तो इसीलिए जो है श्री गंगानगर इसका आंसर नहीं पूछा है। हमेशा ध्यान रखना, ये शब्द यदि आपने नहीं पढ़ा ना
तो आपकी जो है हालत खराब हो जानी, ध्यान रखना। क्वेश्चन के अंदर नहीं जरूर पढ़ना। और कई क्वेश्चन जो है ना हम बाद के लिए छोड़ देते हैं कि सब बाद में देखते हैं ना, बाद में के लिए छोड़ देते हैं, तो उनके बाद के लिए आप है ना नहीं को जरूर अंडरलाइन करके रखना, ताकि आप बाद में क्या होता है जल्दी जल्दी में आप आंसर करते हो और उसमें फिर आप गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो हमेशा नहीं वाले को हाईलाइट करके रखना एग्जाम में, ये मेरी एक सलाह मान लेना आप। क्या कि कुछ क्वेश्चन हम जो है जैसे इसी टाइम पे कर रहे हो तब भी नहीं को हाईलाइट करना, आपको इसके ऊपर अंडरलाइन करना है, और बाद के लिए छोड़ रहे हो तब तो जरूर करना है नहीं को हाईलाइट, क्योंकि नहीं यदि हाईलाइट नहीं किया ना तो इसमें से तीनों ही आंसर आपके जो है आ जाएगा। नहीं शब्द पे ध्यान नहीं दिया तो मामला गड़बड़ है साहब। जयपुर मेट्रो, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये दोनों जो सिस्टम थे किस वर्ष में जनता के लिए आरंभ कर दिए गए थे? 2015 में, 18 में, 20 में, 19 में, कब कर दिए गए थे? हाँ, तो इसका भी बता दीजिए। हाँ सर ये गलती होती है, बिल्कुल ये गलती होती है, और ये गलती बहुत भारी गलती है भाई साहब। जो होता है ना कि दिल पे जख्म वाली गलती होती है कि यार ये आता हुआ क्वेश्चन जो था नहीं देखने की वजह से गड़बड़ हो गया, तो इस वजह से ये गलती तो कभी मत करना। और एक वो गोले काले करने वाली गलती मत कर देना। कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम, लेकिन हमारी स्पीड चलती रहती वही है ना, हमको करना होता है 2 का 2, हम कर रहे होते हैं 2 का 3, फिर 3 का 4 कर लेते हैं, 4 का 5 कर लेते हैं, तो एक एक गोला नीचे हो जाता है। अब एक एक गोला नीचे करके मतलब सारे गड़बड़ कर आए आप, तो वो गोले काले करने वाली गलती कभी मत करना। बिल्कुल सही है, 2015 इज द राइट आंसर। 2015 में हुई थी जयपुर मेट्रो। तो जयपुर मेट्रो के बारे में अभी अभी हमने बात करी थी। देखो इसके अंदर सूची से 1 से सूची 2 मिलाओ, है ना, सूची 1 से सूची 2 मिलाओ। जैसे एक तरफ जिला लिखा उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा, एक तरफ आपके उद्योग लिखे हुए सफेद सीमेंट, रसायन, वस्त्र उद्योग, सीसा एवं जस्ता उद्योग। तो मिलाइए इसको, है ना, मैच द फॉलोइंग, मिलाना है इसको। तो मिलाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए, है ना। हाँ अच्छा कमेंट नहीं देख रहा था, चलो चलो कोई बात नहीं, अभी हो गया, ठीक है। हाँ अब देख लो, अब यहां पर आप देखो कि भाई आपको देखो सबसे जो ज्यादा पता है वो कर लो। देखो भीलवाड़ा आपको पता है कि भाई वस्त्र उद्योग के लिए है ना, सबको पता है। इसके अलावा आपको याद रखो कोटा मैंने अभी बताया था रसायन उद्योग के लिए, है ना। और जो नागौर है गोटन वो सफेद सीमेंट के लिए, और उदयपुर जो है आपको पता है कि भाई सीसा जस्ता के लिए, क्योंकि उदयपुर में तो होता है सीसा जस्ता वगैरह। तो यहाँ पे इस हिसाब से कौन सा होगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर बहुत बढ़िया। तो ए का यहाँ पे क्या हो गया, ए का 4 बिल्कुल सही है, बी का 1 बिल्कुल सही है, सी का 3 है ना बिल्कुल सही है, और डी का 2 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है यहाँ पे होता। अब यहाँ पे देख लो रिको ने एग्रो पार्क विकसित किए हैं, ताकि क्यों किए हैं भाई, एग्रो पार्क होते हैं ना वो स्थापित किए हैं, क्यों किए हैं? कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य भंडार को सुविधाओं को वृद्धि करने के लिए। तो देखो ये हम क्या कर रहे हैं, एग्रो मतलब होता है एग्रीकल्चर, और औद्योगिक तो है ही, तो दोनों का मिला के है ये। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई जो कृषि आधारित जो उद्योग है ना उनको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना, कृषि उद्योग को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो एग्रो पार्क जितने भी हैं, एग्रो पार्क मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पार्क हैं उससे संबंधित, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां हुई थी, है ना, कब हुई थी बताइए, है ना, पहला सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब हुई बताइए। राजस्थान के अंदर जो पहला सीमेंट कारखाना, क्या वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में 1912-13 में हुई, है ना, या फिर जो है वो हुई यहाँ पर जो है 1912-13 में लाखेरी में, 1912-13 में गोटन नागौर में, है ना, भोपालगढ़ के अंदर 1912-13। तो अब देखो 1912-13 तो सब में कॉमन है कि 1912-13 में तो है, लेकिन निम्बाहेड़ा में हुई, लाखेरी में हुई, गोटन में हुई, भोपालगढ़ में हुई, तो बिल्कुल इसका आंसर बी है, यानी कि यहाँ पर लाखेरी बिल्कुल सही है, लाखेरी बूंदी के अंदर। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, है ना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है जिसको बोलते हैं DMIC, है ना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, किसकी हेल्प से हम बना रहे हैं, कौन से देश के सहयोग से बना रहे हैं, क्या मलेशिया से, क्या सिंगापुर से, क्या जापान से, या जर्मनी से? तो ये कॉमन सेंस का आंसर है भाई, सबसे ज्यादा हमारी हेल्प कौन करता है? जैसे कि हम कहें कि भाई एक जो हमने जो बुलेट ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन में कौन सहयोग कर रहा है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर जापान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, जापान ही तो करता है हमारी। तो DMIC में भी क्या है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यानी कि डेडिकेटेड इसमें ट्रेन चलेगी और इसके आसपास जो है उद्योग वगैरह विकसित वगैरह सब होगी। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई, राजस्थान की पहली सफेद सीमेंट फैक्ट्री गोटन नागौर में स्थापित की गई, उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 2,
केवल एक और दो दोनों, ना तो एक न तो नहीं दो। अभी अभी जस्ट बात करी हमने कि ये तो बिल्कुल सही है ही कि लाखेरी बूंदी में जो है पहली सीमेंट फैक्ट्री हमारी बिल्कुल सही है ना, लाखेरी के अंदर ही थी। और नंबर 2 के ऊपर आप देखो कि पहली सफेद सीमेंट की फैक्ट्री बिल्कुल सही है, गोटन नागौर में। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर आपका सी, यानी कि एक और दो दोनों, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस का भी बता दिया कि किस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम, और क्वेश्चन जो है अब आप बताइए साहब, है ना, एक एक का आंसर आना चाहिए, है ना, एक एक का आंसर आना चाहिए, भले ही गलत बता दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गलत बताओगे कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में गलत कर दिया साल खराब हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है ना। बताओ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राज्य का कौन सा भाग आता है, और इसको आप एलिमिनेशन थ्योरी से करो कि भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, और जो लास्ट में बचेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, जैसलमेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर, पश्चिम बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर आदि, और चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर और श्रीगंगानगर आदि। बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना। सब बताओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या इसका आंसर होगा, है ना। आंसर क्या होगा कि भाई क्या होगा, क्या झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी होगा क्या उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली होगा, BWHW। देखो सिंपल सी बात है, राजस्थान को हम यदि कोपेन का क्लासिफिकेशन देखें ना, तो जो इस साइड वाला है ना, इस साइड वाला जो है ना, ये हिस्सा जो है आपका क्या कहलाता है, BWHW कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सबका आंसर जो है सी इज द राइट आंसर। सी मतलब बिल्कुल, देखो जैसलमेर, थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं आपके कोपेन के BWHW के अंदर। भाई सिंपल है ना, यही आते हैं, और तो कोई है भी नहीं इसका। चलो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CW राजस्थान का उत्तरी भाग, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। बता दो भैया, ये तो बता ही दो, बहुत ही आसान है, इसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। बता दो, सबके आंसर आने चाहिए जितने भी लाइव हो रहे हैं, है ना। बताओ क्या होगा इसका आंसर। शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश होगा, बताओ बताओ कौन सा होगा। और फिर देखो सही भी बताओ, साथ साथ में आप ये कोशिश करो कि आप जो है इसको सही भी बताने की कोशिश करो कि सही क्या होगा, है ना। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, जितने सारे लाइव दिख रहे हैं आप क्यों नहीं दे रहे हो। कोई 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 वो थोड़ी है कि आपको कोई सजा वजा थोड़ी मिल रही है, गलत करा दोगे तो। थोड़ा आइडिया लगाओ क्या होगा इसका। कोपेन द्वारा, ये जो कोपेन है उसमें कौन सा, इतना भारी क्वेश्चन भी नहीं है कि आपके जो है आंसर ही नहीं आ रहे, है ना। ऑप्शन जो है बी बता रहे हो, बी 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 बी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं आता, ऐसा थोड़ी कि राजस्थान का उत्तरी भाग ये वाला ही हो गया, ये तो हमारा ये वाला है ना भाई। तो यहाँ पे तो आप देखोगे कोपेन का, तो कोपेन तो इसमें ये आ रहा है ना कोपेन में तो जैसे ये आप देखोगे तो आप ये वाला ये हिस्सा हो गया, है ना। उसके बाद देखो ये लगभग आपका ये जो हिस्सा हो गया कौन सा वाला, तो दूसरा जो आपका हिस्सा इसके अंदर आता है ना, वो आता है ये बिल्कुल ये वाला, और ये बाकी ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपको उत्तर और पश्चिम दोनों है ना भाई, उत्तर और पूर्व दोनों है, तो खाली उत्तर नहीं है, उत्तर और पूर्व दोनों आता है इसके अंदर। तो उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की बात हम करें तो सही होगा, क्योंकि उत्तर पूर्व के अंदर आता है। लेकिन CWG जो है खाली उत्तरी भाग में, तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, पाला कब पड़ता है। पाला जो फ्रोस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट। फ्रोस्ट क्या होता है, फ्रोस्ट नाम सुना है आपने। किसान कई बार जो है सर्दियों के अंदर पानी देते हैं, जो आपके रात को उठ के, बिल्कुल रात को जाग जाग के जो है पानी देते हैं कि भाई पाला पड़ सकता है, पाला पड़ सकता है। तो पाला क्या होता है, क्या जब शीत ऋतु में तापमान के हिमांक बिंदु से नीचे जाने पर पानी जम जाता है और फसलें नष्ट हो जाती है, उसे पाला कहते हैं। अत्यधिक ठंड में अत्यधिक सिंचाई कर देने पर फसलों के गल जाने पर उसको पाला बोलते हैं। कटी हुई फसल के वर्षा जल में भीग जाने पर उसको पाला बोलते हैं, कि उक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, 3 का आंसर आप बता दीजिए कि क्या होगा। और यहाँ पर जो है श्वेता जी का आंसर आया कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी लोगों का क्या कहना है। हाँ आशुतोष जी भी कह रहे हैं ए होना चाहिए, बाकी लोग बाकी बताओ भाई, है ना। देखो
पाला क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कभी कभी जो तापमान बहुत ही कम चला जाता है, हिमांक से भी नीचे चला जाता है ना, और उससे क्या होता है, बर्फ की जो एक लेयर है, पत्तों के ऊपर जो पानी होता है ना, वो जम जाता है। अब पत्तों के ऊपर पानी जम जाएगा तो आपको पता ना कि फसल खराब ही हो जाएगी वो तो। इसके लिए क्या करते हैं, किसान पानी देते हैं, किसान पूरी रात पानी देते हैं। पानी जो है आपको ट्यूबवेल का आता है तो थोड़ा गर्म होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पाला नहीं पड़ता है, तो इस वजह से ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बता दो, पूर्वई क्या है, अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवने, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवने, पश्चिमी वायु विक्षोभ यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या सभी प्रकार की मानसूनी पवने। पूर्वैया या पूर्वई या पूर्वैया किसे कहते हैं ये भी बता दो। चलो आंसर स्पीड से आने चाहिए, है ना, आंसर जो एकदम स्पीड से आने चाहिए आपके। आज तो थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे लगता है एप्लीकेशन वाली क्लास की मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, कल थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे, बट जब एनर्जी कम हो। अब आपको तो क्या यूट्यूब पे बता दिया था ना, तो थोड़ा सा अब आप यूट्यूब पे कहीं आगे उनको पता चल गया होगा कि भाई ठीक है तबीयत खराब है तो एक बार आज छुट्टी पहले वाला कर लीजिएगा याद, है ना। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, देखो बताओ आप, ए बी सी और डी, तो सबका आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आ रहा है भाई। ए बता रहे हो क्या, ए बता रहे हो क्या सारे के सारे पक्का, कि बी बता रहे हो, पूर्वई पूर्व से आने वाली। तो मुझे बताओ कि भाई जो हमारा भारत है ना, ये जो हमारा भारत है, इस भारत के अंदर यदि मैं बात करूं, है ना, भारत के अंदर मैं बात करूं, तो भारत के अंदर जब आपकी बात होती है और देखते हैं हम, तो कौन सी जगह से आने वाली को पूर्वई बोलते हैं। सिंपल सी बात है भाई, इधर से आने वाली को पूर्वई बोलते हैं, है ना। इधर से आने वाली जो हवाएं होती है इनको क्या बोलते हैं, पूर्व से आने वाली को पूर्वई बोलते हैं। तो पूर्व से कहाँ से आती है भाई, बंगाल की खाड़ी से आती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना भाई, बी सही होगा ना, तो ए सही होगा ना सी सही होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। क्यों, कि भाई पूर्व में हमारे क्या है भाई, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पूर्व में क्या है हमारे, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्व से आने वाली यानी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों को हम क्या कहते हैं, पूर्वई कहते हैं, या पूर्व से आने वाली बंगाल की खाड़ी। समझ गए यहाँ पे, तो यहाँ क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं उसको क्या कहते हैं हम, पूर्वई कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आइए, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, मुझे बताओ ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें कैसे बहती है। पूर्व से पश्चिम बहती है, सबसे बेस्ट आंसर देना इसमें ना, सबसे बेस्ट, हो सकता है एक से ज्यादा आंसर सही हो लेकिन सबसे बेस्ट। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र, बताओ क्या होगा। हाँ बिल्कुल ठंडी हवाएं होती है, बिल्कुल सही है। अब बताइए, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली, बिल्कुल सही है। इसका बताइए, इसका आंसर बता दीजिए आप, क्या होगा इसका आंसर, है ना। कैसे होता है, आपको पता है कि भाई किधर से आती है, मुख्य रूप से जो है क्या होता है इसके अंदर, कि भाई बादल कब बनते हैं, बादल तभी बनते हैं जब कोई पवन जो है वो समुद्र से स्थल की ओर आए। तो समुद्र के अंदर वाष्पीकरण होकर वहाँ से बादल बनेंगे और फिर स्थल की ओर आएंगे, तो इसी से ही हमारी मानसून पवनें बनती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं ना हम, तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, तो वो कहाँ से आता है, समुद्र से स्थल की ओर ही तो आता है। तो बंगाल की खाड़ी से मान लो, चाहे अरब सागर से मान लो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, समुद्र से स्थल की ओर आने वाली हवाएं। चलो नेक्स्ट देखो आप, अब आता है किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में बढ़ती होती है, थोड़ा सा सोचते हुए बताना आंसर कि किस दिशा में वृद्धि होती है। दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण से उत्तर, बता दीजिए इसका आंसर बता दीजिए कि किस दिशा में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, मुझे बताओ बिल्कुल सही, समुद्र से स्थल की ओर। इसका बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सैफ जी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग संजू कह रहे हैं कि सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। देखो सीधी सी बात है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं उत्तर, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्व, और इसको क्या कहते हैं हम, पश्चिम। और हमारे यहाँ पे मैंने बताया था कि जो वर्षा है वो या तो बढ़ते हुए बोलो तो इस दिशा में बढ़ते हुए, और या घटते हुए बोलो तो इस दिशा के अंदर मान लो। और ये क्या है, ये है आपका उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम, और ये है आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब क्वेश्चन जैसे पूछा है उसके हिसाब से जवाब देना है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है,
भाई वृद्धि तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी होगी ना, इधर कम है इधर ज्यादा है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी होगी, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी होगी, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। यदि पूछा जाए उल्टा क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा में कमी होती है, तो कमी जो है फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा किधर से, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और यही जिले आरएस में भी पूछ लेते हैं, हर जगह पूछ लेते हैं, सिंपल सी बात है, यही जिलों की ऐसे दे दी कि एक जिला इधर का दे दिया, 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 सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर कम इधर होगी, उससे कम इधर होगी। यदि पूछा जाए सबसे कम से ज्यादा, इधर वाले की कम होगी, इधर वाले की ज्यादा, उससे इससे इधर ज्यादा, इधर वाले की सबसे ज्यादा। तो ये पूछ लिए, ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इसी थ्योरी से आपको करने हैं कि भाई राजस्थान में जिलों की स्थिति थोड़ा दूर दूर देंगे, एकदम कंफ्यूज नहीं करेंगे, एकदम पास पास का नहीं देंगे, आपसे जो है दूर दूर पूछेंगे। जैसे 12 पूछ लिया, 12 अजमेर, नागौर, बीकानेर, तो देख लो सीधी सी बात है, 12 में सबसे ज्यादा होगी, फिर अजमेर में ज्यादा उससे कम होगी, फिर नागौर में उससे कम होगी, और बीकानेर में उससे कम होगी। सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे जो जिले दे दिया जाए तो आपको इसमें इस तरीके से करना है। बिल्कुल सही है, कम इधर से और एक ज्यादा। तो ये हो गई बात हमारे राजस्थान की जलवायु की। तो मैंने जलवायु जो है 2 क्लासों में आपको करवा। क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन शायद डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, कर लिया आऊंगा, बाद में कर लेंगे, पहले फटाफट कर लेते हैं। आपकी अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो ज्यादा मैं समय लूंगा नहीं, 5 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद क्लास को खत्म करता हूँ। फटाफट बता दी जाइए भाई, ठीक है। राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेघा किसमें किसकी है ना। माही, कंचन, माही, धवल और मेघा जो किसमें है वो किसकी है। 5 मिनट और क्लास है, उसके बाद फिर सर शायद है ना राजनीति विज्ञान की क्लास लेंगे ना इसके बाद। चलो उस क्लास में भी जुड़िएगा आप। ओके, अब देखो बताइए। हाँ, तो सबको पता है, सबको पता ना भाई, मेघा किसकी है, माही धवल किसकी है, माही कंचन किसकी है, मक्का की। भाई सिंपल सी बात है, मक्का की है भाई, है ना। इसको 1 कर लेना भाई, ये है ना, ये नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन, माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा, ठीक है। तो माही सुगंधा ये यहाँ पर हो गई है। तो ये हो गया, ध्यान रखना। लेकिन माही सुगंधा जो है वो किसकी है, चावल की है, बस इतना सा ध्यान रखना ना, बस इसीलिए लेके आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन कई 1-2 बार पूछ लिया अलग अलग एग्जाम में, तो इस वजह से कंफ्यूज होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खरीफ फसलों में सर्वाधिक का व रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र का हिस्सा रहता है, रिक्त स्थान भरिए। बताओ, है ना, कि सर्वाधिक क्षेत्र खरीफ में तो इसका और रबी के फसलों में इसका रहता है। कौन सा होगा, कौन सा युग्म होगा कि भाई सबसे ज्यादा क्षेत्र खरीफ की फसलों में तो इसका रहता है, रबी की फसलों में इसका रहता है। सर उत्पादन और उत्पादक में क्या अंतर है। उत्पादक और उत्पादन एक ही बात है। उत्पादक जिला या उत्पादन नहीं, उत्पादक तो होता है जिसकी किसकी बात करें, जिले की बात। उत्पादन की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, तो दोनों कुल मिला के होती एक ही चीज है ना। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं क्या, बी बता रहे हैं क्या। हाँ देखो, खरीफ के अंदर देखो बाजरा है और रबी के अंदर गेहूं है, बिल्कुल सही। खरीफ का बाजरा और रबी का गेहूं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, बताइए। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, बायोडीजल के लिए, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, बायोडीजल के लिए बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखो आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया स्पीड से आ रहा है। जेट्रोफा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेट्रोफा, है ना, जेट्रोफा बोलते हैं इसको। और बायोडीजल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लोड करंट सर वगैरह के अंदर जो है इसके यहाँ पे हुआ था, बिल्कुल सही। तो जेट्रोफा, रतनजोत, बिल्कुल याद रखना, बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल, जेट्रोफा, है ना, एक तरीके का पौधा होता है जिससे होता है। मोट, ग्वार, बाजरा, ज्वार आदि राजस्थान की कौन सी फसलें भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रतनजोत पहली बार सुना, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रतनजोत, क्योंकि बायोडीजल वैसे ही हमारे यहाँ डीजल नहीं, उसमें डलता है वो बायोडीजल से गाड़ियां चलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रतनजोत। अब पहली बार सुना है तो अच्छी बात, अब याद कर लीजिए उसको, है ना। बायोडीजल रतनजोत से होता है, जेट्रोफा बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जेट्रोफा। बिल्कुल सही है, खरीफ की फसलें सारी, है ना, मोट, ग्वार, बाजरा, ज्वार सब क्या है, खरीफ की फसलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद फिर आप जो है इसी चैनल पे बने रहिएगा पॉलिटिकल साइंस की सर की क्लास लेने के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, बताओ। आमेर जयपुर व बिछवाल बीकानेर, बस्सी चित्तौड़गढ़ व मांगरोल बारां, दुर्गापुरा जयपुर व शाहपुरा भीलवाड़ा, तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र, इनमें से कौन से दोनों सही होने चाहिए, खाली एक सही होने से नहीं, दोनों सही होने चाहिए कि नेशनल लेवल के एग्रीकल्चर के अंदर जो रिसर्च के लिए जो है खोले गए हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो बताइए कौन से हैं। हाँ
बिल्कुल आंसर सही आ रहा है कि तबीजी अजमेर, बिल्कुल सही है भाई। तबीजी तो है अजमेर के अंदर, और सेवर जो है भरतपुर के अंदर है ना, सरसों के लिए है, एक मसाले के लिए है ना, एक तो मसाले के लिए बीज और मसाला कौन सा है, अजमेर। और ये क्या है, सेवर किसके लिए, सरसों के लिए। तो बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, तबीजी अजमेर और ये सेवर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए हैं यहाँ पे आपको। और अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। तो ये तो हमने बात किसकी कर ली भाई, खनिजों की बात कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कर लो साहब। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट एवं जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो रॉक फॉस्फेट का होना चाहिए और एक आपका जिप्सम का होना चाहिए। मुझे बता दो क्या होगा। डूंगरपुर, भदवासी, ऋषभदेव, सलादीपुरा, झामरकोटड़ा, भदवासी, झामरकोटड़ा, दांता भुणास। किसका बताना है, रॉक फॉस्फेट और जिप्सम, है ना। तो इसका क्रम के अनुसार कौन सा जो है क्रम आपको सही लग रहा है। और इसके अंदर से तो मैं आगे ये भी मिटा देता हूं, चलो ना, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो ना। जगह का ही नाम पूछा हुआ है तो जगह की ही बात कर लेते हैं, आगे के जिले की बात करते ही नहीं है ना। जिले की बात नहीं करते साहब। लो बताओ जगह के नाम के हिसाब से बता दो कि कौन कौन सी खनिज जो है ये खदान यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बताइए, है ना। आंसर आ जानी चाहिए इतनी देर में। तो पहले का सी आ चुका है, बहुत बढ़िया। रॉक, मैंने कहा ना रॉक कहाँ करना है साहब, रॉक तो झामर झूमर लगाना पड़ेगा रॉक के लिए, तो झूमर लगाना पड़ेगा। झामर कोटड़ा, उदयपुर, और साथ ही साथ लाठी बिरमानिया जैसलमेर। ज़्यादा झूम लिए तो फिर लाठी भी पड़ सकती है साहब, है ना। तो ये तो यहाँ ही। साथ ही साथ जो है जिप्सम के लिए तो भदवासी नाम की जगह थी कि नहीं थी, है ना, बिल्कुल थी भदवासी नाम की जगह। तो ये झामर कोटड़ा और भदवासी, देखो दांता भुणास तो अभ्रक के लिए है, दांता भुणास तो आ ही नहीं सकता, ये तो अभ्रक के लिए था। हमने देखा भिलवाड़ा का दांता भुणास, तो एक सही हुआ तो क्या हुआ, दूसरा सही नहीं हो रहा। दोनों सही होने चाहिए, दोनों सही होने चाहिए। तो ये सही है, झामर कोटड़ा और भदवासी, है कि नहीं सही। नंबर आगे देखो, राज्य में लो अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। भाई साहब याद ही करवा दिए थे क्लास के अंदर ही, ये 40-50 मिनट की क्लास में याद हो गए थे कईयों को, तो जो शुरू से देख रहे हैं। बता दो क्या होगा। लो अयस्क के उत्पादक, मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, डाबला सिंगाना, खो दरीबा, कायड़, नीमला रायसेला, रामपुरा अगुचा, रामपुरा, मोरिजा बानोला, दांता भुणास, मांडो की पाल, डाबला। जिसके अंदर सारे होने चाहिए, लो अयस्क के सारे कौन से हैं बताओ, है कि नहीं याद। हाँ याद तो है भाई, याद है। जो शुरू से लेते हैं क्लास उनको क्यों नहीं याद रहेगा भाई, याद रहेगा ही ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है भाई, याद आपको, है ना। तो दूसरे का बिल्कुल सही है ए, है ना। मोरिजा बनोल, नीमला रायसेला, डामला सिंगाना, है ना। मोरिजा बनोल जयपुर के अंदर है, नीमला रायसेला दौसा में है, डावला सिंगाना आपका जो है झुंझुनू और सीकर के अंदर है। सिंपल सी बात है, लोहे अयस्क मिलता है। ये बता दो साहब, नंबर 3 भी बता दो आगे, ये भी बता दो। डूंगरपुर का, हाँ ये थोड़ा मैं भूल गया था, है ना, ये थोड़ा मैं बताना भूल गया शायद। देखो इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। एक होता है फेल्सपार, है ना, इसको थोड़ा सा मैं भूल गया था, बता देता हूँ क्या होता है। एक तो होता है फेल्सपार और एक होता है फ्लोरस्पार। मैंने ट्रिक के साथ बता रहा हूँ आपको। एक होता है फ्लोरस्पार। चीज ये ध्यान रखना कि जो फेल्सपार से देखो साउंड कैसा आता है, इससे साउंड आता है जैसे फेल पास। अब हमको पता है, आपको और हमको फेल पास कौन करता है, आरपीएससी। आरपीएससी कहाँ है, अजमेर के अंदर है साहब। आरपीएससी का हेड ऑफिस कहाँ है, अजमेर के अंदर। तो यहाँ पे ना मकरेरा नाम की जगह, फेल्सपार है ना, मकरेरा नाम की जगह है, मकरेरा, जो कि अजमेर और ब्यावर के अंदर है। अजमेर ब्यावर, अभी तो ब्यावर में आने लग गया, पहले अजमेर में था, है ना, अजमेर ब्यावर। तो ये क्या है कि ये अजमेर ब्यावर में तो आपको क्या मिलता है, ये फेल्सपार। साउंड कैसा आता है, फेल पास, है ना। फेल पास, फेल पास कौन करता है, आरपीएससी। आरपीएससी क्या है, अजमेर ब्यावर वाला इलाका हो गया, है ना। दूसरा है जो फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार में साउंड आता है फ्लो का, और फ्लो क्या करती है, कोई नदी करती है साहब। अब नदी कौन सी करती है, तो माही नदी करती है, ध्यान रखना कौन सी, माही नदी। और माही नदी करती है तो यहाँ मांडो का पाल है, क्या, मांडो का पाल। तो मांडो का पाल में आपको क्या मिलेगा, फ्लोरस्पार मिलेगा साहब। तो फ्लोरस्पार जो है ना वो मांडो का पाल है, जबकि फेल्सपार का है, फेल पास वाला साउंड मकरेरा ब्यावर के अंदर। ये हो जाएगा याद, है ना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि भाई फेल्सपार आए तो फेल पास मतलब अजमेर ब्यावर याद आ जाएगा आपको, और फ्लोरस्पार में फ्लो आ जाएगा, माही नदी का फ्लो है साहब, है ना, फ्लो चल रहा है साहब, नदी बह रही है, तो वहां पे आपको मांडो का पाल याद आ जाएगा। तो इसमें फिर क्या करना, डूंगरपुर का मांडो का पाल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोरस्पार के लिए फेमस है, फेल्सपार के लिए फेमस नहीं है। तो पहला नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये दूसरा आएगा, क्योंकि दोनों इसलिए पूछे ताकि कंफ्यूजन हो आप। तो फेल पास मकरेरा कर लेना भाई, मकरेरा ब्यावर, क्लियर है ना यहाँ पे, मकरेरा ब्यावर कर लोगे, ठीक है। तो इस ट्रिक से करो ना भाई, जहां जहां कंफ्यूजन होना, जैसे हमने नदियों में करा था,
साबी और सागी। मैंने कहा भाई सागी, साग जैसा साउंड आता है, साग हमारे यहाँ सब्जी को कहते हैं, अब नमक लवण जो डलता है वो साग में डलेगा, तो यानी कि लूणी की सहायक नदियों में कौन सी आती है, सागी, और बाकी जो दूसरी बची वो आंतरिक नदी है, साबी, सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली साबी। तो हमेशा कंफ्यूज करते हैं ये आरपीएससी वाले, कम थोड़ी है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे एक जैसे से नाम देके, मोरेन, मोरेल, साबी, सागी, काली सिल, काली सिंध, है ना। अब भाई साहब आप जो है कंफ्यूज हुए जा रहे हो, अरे भाई जब मेरी क्लासें ले ली काहे को कंफ्यूज हो रहे हो भाई, सब बता तो रहा हूँ कि फ्लोर्स कैसे आप फेल्स पार से बचोगे, कैसे आप फ्लोर्स पार पे टिक लगाओगे, है ना। फेल पास से करो ना मकरेरा, है ना, मक्कारी करते हैं साहब, है ना, ये एकदम फेल्स पार कर देते हैं हमको। जनकपुरा सरवाड़ खाने जिस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताओ साहब। जनकपुरा और सरवाड़, सरवाड़ की तो नाम अभी थोड़ी देर पहले सुना था हमने, सरवाड़, है ना, सरवाड़ जिस खनिज के लिए जो है जानी जाती है, पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट, बेराइट्स, दूसरे भले कोई कितने ऑप्शन दूसरे दे दो, आपको पता है कि इसका आंसर ये, तो बस उस पर टिके रहो, बात खत्म, है ना। बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। क्या जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है, देखा था ना भाई, याद भूल गए क्या, सरवाड़ वगैरह, है ना, जहां पे हमने जो बात करी थी, कौन सी, राजमहल टोंक के अंदर मिल रहा है, और एक जो है सरवाड़ वगैरह कहाँ पे मिल रहा है आपको, अजमेर साइड में मिल रहा है, किन से खनिज के लिए, तांबड़ा के लिए, क्या, तांबड़ा के लिए, तो तांबड़ा के लिए याद आया ना। तांबड़ा जो है जिसको रक्तमणि और गार्नेट भी कह रहे हैं, वो कहाँ मिलता है, एक तो अजमेर में मिलता है, एक टोंक में मिलता है ना, अजमेर में और टोंक के अंदर, तो बिल्कुल सही है, ये तांबड़ा इज द राइट आंसर। जनकपुरा और सरवाड़ कहाँ है, टोंक के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, पंचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी, प्रस्तावित अब तो क्या है, प्रस्तावित अब तो उसका जो है उद्घाटन होने वाला है अभी कुछ महीने में, है ना, एक आध महीने में होने वाला है उद्घाटन, उद्घाटन होने वाला है। अब आपको इसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया होगा, और इसके बारे में तो कब से आ रहा है, कब से बन रही है ना, कब कितना टाइम हो गया बनते हुए। तो यहाँ पे इस रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, ये तो मुझे लगता है आपको पहले से ही पता होगा, है ना, नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस का क्या है, ये संयुक्त उपक्रम है ना, किस किस का संयुक्त उपक्रम है भाई, बताओ। क्या ओएनजीसी और भारत सरकार का है, क्या ओआईएल यानी ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान सरकार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत सरकार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार, किसका है, हाँ बताओ। पेपर, हाँ पेपर तो अभी कहाँ बन गया होगा, 15-20 दिन पहले बनता है पेपर, है ना, एग्जाम से 15-20 दिन पहले। नहीं भैया, ये बनता है, देखो ये जो है ना, ये रिफाइनरी जो है ना, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के बीच में। भाई अब देखो एचपीसीएल तो भारत सरकार की कंपनी है, अब भारत सरकार मिलकर क्या करेगी भाई, एचपीसीएल तो केंद्र सरकारी तो कंपनी, कोई राजस्थान की कोई विदेशी कंपनी थोड़ी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ये जितने भी आप देखते हो जिसे तेल भरवाते हो आप, लगभग ये सब भारत सरकार की तो कंपनी है। अब ये भारत सरकार मिलकर क्या करेंगे दोनों, भाई राजस्थान को भी तो कुछ दो ना, राजस्थान की जमीन पे लग रही है, राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा, तो राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर राजस्थान कर क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको एचपीसीएल और राजस्थान जो सरकार है ना, वो दोनों मिलके इसको क्या लगा रहे हैं, इस रिफाइनरी को लगाया है पंचपदरा के अंदर, है ना, पंचपदरा के अंदर। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है ये, बहुत ही पहले का है, मैं तो यूं ही लिया है ना, क्योंकि अभी वापस उसमें आ गई ना, ये न्यूज में आ रही है साहब वर्तमान में, इसीलिए पुराने क्वेश्चन को उठा के लाए हूं, बाकी बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, भेड़, बागड़ी, मारवाड़ी, बकरी, जमुनापुरी, जारवाली। अब देखो कुछ अलग भी होगी, कुछ अलग नस्लें भी यहाँ पर आएगी, है ना। ऊंट में गोमठ या गोमत और बीकानेरी, गाय में हरियाणवी मुर्रा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जो एकदम ओड लग रहा है ना उस पे जाना है। हो सकता है ना कुछ भारत की नस्लें भी ले लें, भाई हम राजस्थान में तो इतनी नस्ल को नहीं देखते हैं, बट भारत की नस्लों में ले लें। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा ऑप्शन आएगा कि वहां पे आपको समझ में आ जाएगी कि यार ये तो इसकी नहीं है, ये तो किसी और की है। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है आंसर, कि भाई ये इसमें से ये तो नहीं है, हाँ मुर्रा तो नहीं है, समझ गए आप। तो मुर्रा तो क्या है भाई, भैंस की नस्ल है ना। तो ये जो मुर्रा है वो बिल्कुल भैंस की नस्ल है, तो इस वजह से गाय की नहीं है, भैंस की है। तो ऑप्शन आपको देखते ही समझ में आता है कि हाँ यही आंसर होगा। तो इस तरीके से होता है यहाँ पर कि देख के आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। भाई अभी देखा हमने भारतीय मेरिनो के नाम से, मगरा, चोकला, सोनाड़ी, पुगल, कौन सी ऐसी है जो भारतीय मेरिनो के नाम से जान जाती है। अब इसका भी बता दो आप, बिल्कुल अभी भी पढ़ के आए हम, बिल्कुल सही। अब देखो अब आ रहे हैं ना आंसर, हाँ
खुंडी भी बोलते हैं, अच्छा ठीक है भाई, एक नई और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो, मुर्रा को खुंडी भी बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं और भी नाम होते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है ना भाई। आपको पता है कि भारतीय मेरिनो जो है, अभी हम भेड़ देख रहे थे और भेड़ों के अंदर हमने एक देखी थी भारत की मेरिनो, बिल्कुल देखा था यहाँ पे भारत की मेरिनो, चोकला, है ना, चोकला को हमने भारत की मेरिनो कहा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको चोकला आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चोकला को कहते हैं भारत की मेरिनो, सर्वोत्तम किस्म की जो है क्या मिलती है यहाँ पे, इसमें से निकाली जाती है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार ने नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। तो इन्होंने क्या किया, पशुपालन विभाग ने, राजस्थान सरकार ने नस्ल सुधार के अंतर्गत जो है कुछ इन नस्लों का भी विकास किया, उससे संबंधित कुछ कार्य किया। तो किसकी है, गायों की है, ऊंटों की है, बकरियों की है, भेड़ों की है? झकराना, सिरोही, मारवाड़ी, बताइए, है ना। हाँ, बेस्ट क्वालिटी की उनके लिए, बिल्कुल सही है। भेड़, भेड़, बकरी, भेड़ और बकरी कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, सी, सी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन भी आ रहा है, सी और डी, बकरी की। चलिए, तो हाँ बिल्कुल सही। देखो आप देखो यहाँ पर जब हमने बात की थी बकरियों की, तो बकरियों की जब बात की थी तो आपने देखा था ना, झकराना, सिरोही, है ना, और ये जो बारबरी, जमुनापारी, है ना, कईयों की हमने बात करी। तो ये जो है बिल्कुल आपको यहाँ झकराना से ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई झकराना जब बात कर ली ना, तो झकराना और देखो इनकी बात कर ली, तो ये कहाँ की है, तो बिल्कुल सही है, ये बकरियों की है, बिल्कुल कहाँ की, बकरियों की जो है नस्लें हैं ये, है ना, झकराना, सिरोही, मारवाड़ी, बकरियों की नस्ल है, बिल्कुल सही है ना। अब आइए आगे, नेक्स्ट देखिए, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। दो दो ऑप्शन है यहाँ पे, और दोनों अच्छी होगी तो वो ऑप्शन होगा, दोनों अच्छी होगी तो वो ऑप्शन होगा। थारपारकर राठी, राठी नागौरी, मालवी थारपारकर, मेवाती मालवी। अब इसमें से क्या आंसर होगा, जो बेस्ट होगा वो इसका आंसर होगा, है ना, जो बेस्ट होगा, मतलब दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, वो बताइए। बिल्कुल सही, गोट है इसका पहले वाले का, तो ठीक है, इसका बताइए। हाँ भाई, हाँ राठी तो समझ गए, राठी तो है। अब राठी के साथ तो दो में आ गए ना राठी, एक तो देखो यहाँ थार पार कर ये के साथ आ गया, एक नागौरी के साथ आ गया, तो किसको माने, इसको माने कि इसको माने, राठी के साथ। ए बता रहे हैं, अब आ रहे हैं आंसर, है ना, थार पारकर को माने। बिल्कुल, आप देख सकते हो भाई, नागौरी जो है ना खेतों में काम करने के लिए ज्यादा जानी जाती है, दूध के लिए थोड़ी कम जानी जाती है, होता है दूध, बट ठीक है। थार पारकर जो है वो दूध के लिए भी जानी जाती है, और किसके लिए जानी जाती है, राठी तो ये यहाँ पे है ही। तो ये दोनों के हिसाब से, यदि दोनों के हिसाब से बेस्ट आंसर जो है वो ये वाला है, थार पारकर और राठी, बिकॉज नागौरी जो है वो अपनी बलिष्ठता जो होती है ना, शरीर का जो हष्ट पुष्ट होते हैं वो है। तो ये खेतों में बेल वगैरह काफी फेमस है नागौर के, है ना, हाँ खेती के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो थारपारकर और राठी दोनों दुग्ध उत्पादक एक तरीके की गायें हैं, तो इसलिए दोनों के हिसाब से ऑप्शन ए सही हो गया। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है भाई, जनजाति क्षेत्रों में है, हाड़ौती क्षेत्र में है, तोरावाटी क्षेत्र में है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, कहाँ पे मिलती है थारपारकर, है ना। यदि कहाँ, जनजाति क्षेत्र मतलब दक्षिणी राजस्थान, हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तोरावाटी क्षेत्र मतलब कांतली नदी के आसपास यानी कि सीकर झुंझुनू, और राजस्थान का सीमावर्ती मतलब जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह। तो क्या होगा इसका आंसर, थार पारकर। मैंने कहा था कि भाई हमारा जो राजस्थान है, हमारे राजस्थान में यहाँ आप देखोगे तो पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम क्या है, थार पारकर, इधर है थार पारकर, ठीक है। अभी थार पारकर इधर है, तो इधर के लगे वाले ही तो होंगे, इधर के सीमावर्ती क्षेत्र में होंगे, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, तो सीमावर्ती क्षेत्र में ही मिलेंगे, बिल्कुल सही है। सीमावर्ती क्षेत्र, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी मिलती है, थार पारकर, ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। हाँ, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर इलाके में, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, डी होगा। क्योंकि तोरावाटी तो देखो आप, तोरावाटी तो यहाँ है ना, ये जो आपका झुंझुनू और सीकर वाला है तोरावाटी, तो है ना तोरावाटी, और जो कि हमने कहा था कि भाई कौन सी, कांतली रिवर के आसपास वाला। तो हाड़ौती मिलती नहीं, तोरावाटी मिलती नहीं, जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र होते डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह, यहाँ भी नहीं मिलती, उदयपुर वगैरह, ये आपको इधर मिलती है। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, अविकानगर, टोंक, सांगानेर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर, या पोखरण, जैसलमेर, कहाँ पर है। भेड़ों से संबंधित संस्थान और भी देख लीजिएगा आप, है ना, ये सारे जितने भी और इंपॉर्टेंट संस्थानों को भी देखते रहिएगा। हाँ, अविकानगर,
टोंक में हमने बात करी थी कि भाई भेड़ों के लिए जो है अबिकानगर टोंक है। बहुत बढ़िया। तो अबिकानगर टोंक इज द राइट आंसर कि इसके अंदर क्या होता है आपका केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, 16,000 कितना 16,654 किलोमीटर, 16,654 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, ये है आपका वनस्पति आवरण के अनुसार राजस्थान का वन आवरण क्षेत्र, वनावरण यानी कि जो यहाँ पे कैनोपी बोलते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो आपका राजस्थान का जो वनस्पति वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित है। अब आपके सामने क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन जो है आप क्या करें, सीधा सीधा, मैंने कल आपने सजेशन दिया, भाई सजेशन मानता हूं मैं आपका, ऐसी बात नहीं है भाई सजेशन आपके कमेंट पढ़ते नहीं है हम, ऐसी बात नहीं है, कमेंट पढ़ते हैं। आपने कहा सर एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन लेके आओ, साहब लिया है एक साल पे, है ना, तो एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन लिया है। भाई आप बोलो तो सही, जो लगेगा कि आप सही बात कर रहे हो तो उसको मानेंगे क्यों नहीं भाई, आप ही के लिए कर रहे हैं। तो पहले मैं 2-2 क्वेश्चन लेके आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ठीक है 2 क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रहा था फिर उसमें, तो एक एक ले आते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। बताओ, भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है, राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और साथ ही कोटा, बूंदी, झालावाड़। बताओ भाई, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो भाई, इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि भाई सागवान यहाँ तो क्या होगा भाई, जब बरसात ही नहीं कहाँ से होगा, है ना, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अब देखो एक इन दोनों में ऑप्शन में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ देखो बूंदी जो है ना, बूंदी वो जो पर्णपाती वनों में मैंने कहा था कि भाई ये किस में आ जाता है, ये शुष्क पर्णपाती वनों में आ जाता है। लेकिन ये जो तीनों है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये सबसे मतलब ठीक ठाक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, है ना, तो इस वजह से क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप, तो एलिमिनेशन थ्योरी से भी कर सकते हो, इस वजह से ये भी गलत हो गया और बाकी ये सही हो गया, सबसे ज्यादा वर्षा वाला। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक सुगंधित घास पाई जाती है, खस नामक, बता दो भाई, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। बताओ, एक क्वेश्चन लाने से ये होता है ना कि भाई थोड़ा बहुत भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि पास पास के थोड़े थोड़े ऑप्शन आते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया रखता है कि कौन सा इसका होना चाहिए। इसका बताइए साहब, बिल्कुल यहाँ पे इसके भी आंसर आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं। बताइए, हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, है ना, बताइए, सबके आंसर आ जाए फिर जो है आंसर बताते हैं। तो आंसर जो है किसका, नंबर 3 का यहाँ पर जो है आंसर आना शुरू हो चुका है यहाँ पे, और नंबर 2 का, सॉरी, और नंबर 2 का यहाँ पे आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जो आपने सबने आंसर दिया, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। क्यों, क्योंकि भाई हमने सारी अभी घासें की थी और घास की थी तब चीज देखी थी कि भाई ये जो घास है खस घास, ये इधर मिलती है, खस घास, है ना, तो इधर हो गया भरतपुर, धौलपुर, टोंक और इसके आसपास कौन सी है, खस घास। बाकी घास हमने देख ली थी, बुर बीकानेर में, माचिया चूरू में, सेवन जैसलमेर में, बांसवाड़ा में बांस, और मोठा जो है भरतपुर में, तो इस वजह से हमको ये पता है कि यहाँ पे ये घास होती है। चलो नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था, इसका भी बता दो, जंगल की ज्वाला, है ना, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फायर ऑफ जो फ्लेम ऑफ द फायर या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, खेजड़ी, नीम, पीपल, पलास, तो इसका भी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, पलास, है ना। तो पलास जो है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्या है इसका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ध्यान रखना, साइंटिफिक नाम भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना ना, पलास के किया था ना हमने यहाँ पे, तो पलास हमने यहाँ पे किया था और इसके बारे में हमने बात की थी कि ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास जिसको क्या कहते हैं, जंगल की आग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ये क्या होता है आपका ब्यूटिया, और इसको आगे कहते हैं मोनोस्पर्मा, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, दक्षिण राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था, सितंबर 2011, अगस्त 2010, मार्च 2011, फरवरी 2010। क्लास के बीच में मैंने बोला है इसके बारे में, है ना, इसको मैंने इसके बारे में बोला है। चलो बताओ, नंबर 4 का आंसर बता दो भैया, 4 का आंसर बता ही दो, और एकदम पास पास के ऑप्शन है, ये PYQ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, RS में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है,
मन से नहीं बनाया मैंने, आए हुए क्वेश्चन भी लाता हूँ ना, कोई आरएस में, कोई फर्स्ट ग्रेड में, कोई दूसरे एग्जाम में, ऐसा ही वैसा ही जहाँ से भी, तो वो ज़्यादातर वो होते हैं क्वेश्चन जिनके आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, सीधी सी बात है ना। तो इसको भी बता दीजिए, इसको भी बता दीजिए। अभी देखो इसका कोई आंसर नहीं आ रहा, लगता है कंफ्यूज हो गए। हाँ, अगस्त 2010, फरवरी 2010, हाँ बी और डी में गजब कंफ्यूजन है भैया, क्योंकि दोनों में पता तो ये तो पता है 2010 है, लेकिन महीना कौन सा उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो ध्यान रखना फरवरी 2010, बिल्कुल ध्यान रखना फरवरी 2010, अगस्त 2010 नहीं है, फरवरी 2010 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा 18 फरवरी है, चलो और आगे भी आपने बता दिया और अच्छी बात है, ठीक है। तो फरवरी 2010 बिल्कुल याद रखना, राजस्थान सरकार की पहली वन नीति। और अब देखो अब तो अब होता ना कि भाई यहाँ पे काफी जो है आगे 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 चलती रहती है इनकी ना वन नीतियां। अब देखो नेक्स्ट देखो, वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोटंडस, इसका पूरा नाम है ये मोचिया, मोचिया क्या नाम है इसका, मोचिया और साइप्रस रोटंडस नामक नर्म घास जिस अभ्यारण्य में उत्पन्न होती है वह कौन सा है? ताल छापर, सरिस्का, केवलादेव, सीता माता। वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक घास जिस अभ्यारण्य में उत्पन्न होती है वह कौन सी है? बताइए कौन सी घास है? सरिस्का में ए, ए सरिस्का, ए कौन सा बताया है? अच्छा ए भी बता रहे हैं, ताल छापर भी बता रहे हैं, सरिस्का भी बता रहे हैं। नहीं भैया, बिल्कुल ताल छापर चूरू के अंदर है, ध्यान रखना ताल छापर और चूरू के अंदर ये मिलती है, कौन सी? ये वाली घास, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये याद रखना, ताल छापर चूरू इज द राइट आंसर फॉर मोचिया घास, बिल्कुल बताया था मैंने, मैप के साथ अभी बताया था। तो वो मोचिया घास कहाँ मिलती है? चूरू में, ताल छापर में मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चूरू इसका आंसर होगा, सरिस्का नहीं होगा, चूरू। चलो अगला क्वेश्चन है कि भाई सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान मंत्र किसने दिया? देखो भाई प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं हम, खेजड़ी की बात कर रहे हैं, तो आपको भाई इनका नाम आना ही चाहिए कि कौन से लोक देवता जो है इनके बारे में बात करते हैं। प्लस जो है आपको बात याद होनी चाहिए कि अमृता देवी बिश्नोई जी की पूरा बात आपको याद होना चाहिए, खेजड़ली गांव की पूरी बात आपको पता होनी चाहिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो इन सब की बात आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि जब प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक वन्य जीवों की बात कर रहे हैं, वनस्पति की बात कर रहे हैं, और इतनी बड़ी बात कही इन्होंने कि भाई सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि भाई सिर चला जाए और तब भी रूख यानी पेड़ बच जाए तो भी बहुत सस्ती बात है भैया, तो भी बहुत बड़ी बात है ये, कि ऐसा तो कर ही लेना चाहिए। और इन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर जो है फिर अमृता देवी बिश्नोई जी ने अपना बलिदान दिया था। बिल्कुल सही है, गुरु जाम्भोजी, गुरु जाम्भोजी जो है उन्होंने ये बात कही थी, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। वैसे तो ये जो है कला संस्कृति का क्वेश्चन है, बट फिर भी प्राकृतिक वनस्पति में भी सटीक क्वेश्चन ये बैठता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया, आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताइए। चलिए क्वेश्चन बताइए कि भाई 2011 की जनगणना के परिणामों में 2001 की तुलना में सबसे ज्यादा चिंताजनक परिणाम क्या रहा? कि 2001 की 2011 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही, 2011 में साक्षरता की दर नीची बनी रही, सामान्य लिंगानुपात 2011 में ज्यादा नहीं बढ़ पाया, 0.6 वर्ष के आयु समूह में लिंगानुपात घट गया। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा चिंताजनक परिणाम क्या है इस डेटा को देख के, है ना, इस डेटा को देख के सबसे ज्यादा चिंताजनक परिणाम क्या है बताओ। अब आपके जो है आंसर आने चाहिए। अब देखते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूं उस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा किसके सही होते हैं। चलो इसका यहाँ पे एक करते हैं, है ना, देखते हैं कि भाई आप में से ज्यादा आंसर कौन सही देता है। यहाँ पे आप बताइए, आराम से देख के सोच के बताइए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी मत लगाइए, है ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होना चाहिए इसका आंसर, कि यहां पर जो है आपको पता चले। बताइए बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो आंसर आए हैं सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, सी और डी, सी और डी है ना, सी सी। चिंताजनक परिणाम, देखो चिंताजनक परिणाम वो होता है
जो है ना, ये 0 से 6 है, ध्यान रखना, ये 0 to 6 लिखा है, हाँ बिल्कुल 0 से 6, 0 से 6 वर्ष, है ना, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, समझ गए ना। तो वो चिंताजनक वो परिणाम होता है जो ये देखता है कि ये हम सुधरे नहीं है ना, हम में सुधार बिल्कुल नहीं है। जब हम में बिल्कुल सुधार वाला नहीं है ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो देखो दिक्कत ये है कि भाई आप एक चीज देखो, दिक्कत कहाँ है हमारी, हमारी दिक्कत हमारे भविष्य को लेकर है। सोचिए आप, हमने कहा कि भाई हमारी जो साक्षरता है ना, वो जो लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात ठीक है, हमारा 921 से 7 बढ़ा, 928 पाया। लेकिन आप ये देखो कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 909 से 888 हो गया, 909 से 888 हो गया। कितना कम हो गया? 0 से 6 का मतलब होता है कि अब 2000, अभी 27 ये करेंगे ना हम, तो उसमें इनको काउंट करेंगे। अब इनको काउंट करेंगे तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। तो ये भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर कमी हो रही है, इसका मतलब अभी भी हम सुधरे नहीं है। क्या अभी भी हम सुधरे नहीं है? क्योंकि 0 से 6 मतलब अभी भी 6 साल में पैदा हुए, जो 2011 से पहले 6 साल में जो पैदा हुए, उनका लिंगानुपात कम हो गया है। इसका मतलब हमें जो है जागरूकता नहीं आई है, तो वो चिंताजनक विषय है ना। तो वो चिंताजनक ज्यादा विषय है। ये 7 बढ़ना बहुत ज्यादा कोई चिंताजनक वो नहीं है भाई। 7 बढ़ गए वो तो चिंता क्यों होगी, उसमें चिंता काहे को होगी। तो आपने जो जवाब दिया, आपने जवाब दिया कि इसके अंदर जो है सी होना चाहिए कि वो सामान्य लिंगानुपात 2011 से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। इससे ज्यादा चिंता इसमें है ना। तो ज्यादा चिंता वाले को पकड़ो पहले। तो ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना है ना। सबसे ज्यादा चिंताजनक ये है कि भाई 900 इससे 888 हो गया साहब, ये कमी है, ये दिक्कत है। समझ गया? बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो आप, कौन सा राजस्थान की जनसंख्या की दशाब्दी प्रतिशत वृद्धि दर का दशक 1991 से 2011 एक और 2001 से 2011 का अंतर है? बताओ भाई साहब, कौन सा राजस्थान की जनसंख्या का दशाब्दी प्रतिशत वृद्धि दर का दशक 1991 से 2001 एवं 2001 से 2011 का अंतर है? 7.16, 8.26, -7.11, -8.17। बताओ भाई, ये बताओ। इसको बताना आपको सबको। हाँ बिल्कुल सही है, पहले का आंसर तो डी हो गया। इसका बताओ, इसका क्या होगा? कौन सा राजस्थान का यहां पर जो है 7.16, 8.26, -7.11, -8.7, लगभग है ये, है ना। ये चीज ध्यान रखना, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, ठीक है, लगभग, है ना, एग्जैक्ट जरूर नहीं है, लगभग, आसपास, आसपास, है ना। तो आंसर आ रहा है यहाँ पे डी बता रहे हो। अभी भाई ये पहले वाले का तो नहीं बता रहे हो ना, इसी का ही बता रहे हो ना आंसर। हाँ, कौन सा राजस्थान की जनसंख्या की दशाब्दी, मतलब दशाब्दी का मतलब होता है दशकीय, दशकीय का मतलब होता है 10 साल। तो कुल मिला के क्या पूछा इसने कि भाई 2001 में कितनी था प्रतिशत ग्रोथ वृद्धि दर, और 2011 में कितनी थी। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा ना, उसको उसको पूछा है कि भाई अंतर क्या हुआ, बढ़ा कि कम हो। तो पहले तो आप ये बताओ कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी कि कम हुई। तो भाई कम हुई है जनसंख्या वृद्धि दर, भाई थोड़े तो लोग समझेंगे ना। अभी भी पुराने अपने पापा लोग 5 भाई बहन थे, 6-7 भाई बहन थे, है ना, थे कि नहीं थे? हम लोग भी क्या 6-7 भाई बहन है क्या? और हमारे आगे आने वाले तो 1-2 पे ही अटक गए। भाई आप देख लो, दादा लोग आपके घर में देख लो, जहां तक नॉर्मल की बात कर रहा हूं, भाई दादा लोग 5 भाई और 4 बहनें, है ना। पापा लोग फिर 4 भाई और 2 बहनें। हम लोग फिर 2 भाई पे आ गए, या 1 भाई 1 बहन पे, या 1 भाई 2 बहन पे, है ना। और हमारे आगे वालों में तो वो एक ही बच्चा कर रहे हैं। भाई कौन भरेगा फीस, है ना, पालना बड़ा भारी काम है ना। तो वो जो आप चीज समझो कि घट रहा है ना। हाँ सर, इतने सारे डेटा मिक्स हो जाते हैं, लेकिन करें क्या साहब, करना पड़ेगा, है ना। तो यहां देखो आप, कुल मिला के इसमें ये पूछा है इन्होंने कि भाई यहाँ पे था आपका ये जो दिख रहा है इधर, ये डेटा कहाँ गया, हाँ 28.41, ये था 2001 में 28.41 दशकीय वृद्धि। अब कितनी हो गई? 21.30। तो भाई कम हुई है ना, 28.41 से 21.30 तो कम हो गई। और कम कितनी हुई? तो कम हुई हमारी ये जो -7 पॉइंट लगभग 10 या 11, तो -7.10 या 11 कम हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आंसर होगा भाई। 28 से 21 आ गई ना, तो 28 से 21 आ गई तो कितना हो गया? 7 माइनस हुआ कि नहीं हुआ? तो 7 माइनस हो गया। समझ गए आप? ऐसा क्वेश्चन बन रहा है ये। अब लगाया दिमाग आपने, है तो वही डेटा आपके आंखों के सामने ही थे, बट आपने रीजनिंग नहीं करी, आपने है माइनस जोड़ बाकी नहीं किया आपने। अब जोड़ बाकी नहीं करोगे तो फिर फंसोगे, जोड़ बाकी तो आना चाहिए, है ना। तो 7 -7.11 क्वेश्चन को समझना,
क्वेश्चन को मतलब होता है ना कि ध्यान हटा दुर्घटना घटी वाली बात है ना। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही खतरनाक है मामला, बिल्कुल ध्यान नहीं हटना चाहिए, फोकस तो हटता ही काम खराब है। अगला देखो चलो, है ना 2000। अब इसका देखो, बताओ इसका बताना कौन सही है, और जितने भी लाइव है ना ये सारे आंसर देना चाहिए। राइट था, बहुत बढ़िया सुरेश जी, है ना। जिसका राइट था बहुत बढ़िया, और जिसका गलत था भैया वो एग्जाम में गलत मत कर देना। यहाँ 10 बार गलत करो कोई टेंशन नहीं है ना, 10 बार गलत करो कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? मतलब करवाया, जोर दे दे के अभी बताया, आज ही बताया, है ना। बताओ कि ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक है। दिख रहा है ना सबको? हाँ बताओ भाई, राजसमंद बांसवाड़ा इधर ग्रामीण है, इधर नगरीय है। पाली, टोंक, डूंगरपुर, चूरू, जालोर, नागौर। ऑप्शन यहाँ पे बी, ए, डी, सी। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ। हाँ अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, है ना। कि भाई क्या होगा, क्या लगता है कि भाई ग्रामीण लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कहाँ का है, और नगरी मैंने बताया भी था 1000 से ऊपर है। चलो हिंट दे देता हूं मैं, 1000 से ऊपर है क्या, 1000 से ऊपर है एक जगह। तो मैंने कहा 1000 से ऊपर लिंगानुपात हमारे एक ही जगह पे मिल रहा है ना। हाँ अब आए आंसर, हाँ अब थोड़ा सा आ गया सर, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं सब। हाँ टफ क्वेश्चन तो, इजी क्वेश्चन तो देती भी तो नहीं है आरपीएससी, हम क्या करें। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर, हाँ अब देखो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कुछ ए कह रहे हैं कुछ बी कह रहे हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो आंसर तो क्या है ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ बी, लेकिन बी है जो बी में नहीं है, बी है जो ए में है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए भी आरपीएससी ऐसा करती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके दिमाग में चल रहा है क्या कि बी ऑप्शन सही है, अब आपने ध्यान दिया नहीं, आपने यहाँ बी देखा और यहीं पे बी लगा दिया। अब बी लगा दिया तो ये तो ए हो गया, है ना। यहाँ पे यदि आपने बी लगा दिया ये तो डी हो गया एक तरीके से। तो ए का मतलब ये बी जो इसमें ए इसमें है बी, ठीक है, तो समझ गए आप। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये जो है पाली और टोंक, ये करवाया था ना भाई, दोबारा बताऊं तो पाली और टोंक जो है ना ये आपका जो सर्वाधिक, ये देख लो आप बताया था ना, ये देखो ग्रामीण लिंगानुपात टोटल 933 है, उनमें नंबर 1 पाली है 1003 बताया था। और ये देखो आप शहरी में टोंक जो है 985, सबसे कम देखो इसके अंदर जो है धौलपुर है, और सबसे कम जो शहरी में है आपका जैसलमेर। करवाया था कि नहीं करवाया था? तो 1003 मैंने जोर देके बताया था आपको कि 1003 जो है वो 1000 से ऊपर एक ही है हमारे, वो भी किसमें, ग्रामीण लिंगानुपात में, कौन, पाली। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला जिसको बोलते हैं पाली और टोंक। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के कौन से 3 जिलों में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया। अच्छा रीट मेंस में भी ऐसे ही हुआ था, हाँ बिल्कुल होता है भाई साहब, है ना, होता है। पोल भेजो, अब ये पोल कैसे भेजते हैं भाई? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, बाड़मेर, पाली, जालोर। बताओ, बता दो भाई कि इसके अंदर कौन से ऐसे 3 जिले हैं जो 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है, जहां न्यूनतम किया गया है। चौथे का ए बता रहे हैं क्या? ए आंसर आ रहा है क्या सबका? ए, बी, सी, डी, है ना। और थोड़ा सा ये भी बता सकते हो आप कि भाई 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम कहाँ है, 100 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। अब देखो अभी जैसे वो पहला वाला क्वेश्चन था ना, अब दोबारा सारे क्वेश्चन को मैं रिवाइज कराते हुए बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, देखो, है ना, जो मतलब लगता है कि यार आ सकते हैं, जैसे पहले वाले है ना। हाँ अच्छा, काफी दिनों बाद मेरी क्लास मिली, कमल जी कह रहे हैं, धन्यवाद कमल जी, आ गए आप, हम और आप बिछड़े हुए मिल गए आज हैं, ठीक है। जैसलमेर, अच्छा हाँ देखो देखो सिंपल, देखो आप अभी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कोई ज़्यादा वो नहीं था, बिल्कुल ट्रिकी नहीं था, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। देखो जब हमने इसकी बात कर ली थी ना यहाँ पे, तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे जो जनसंख्या के घनत्व पे, है ना। तो घनत्व में हमने क्वेश्चन टफ तो क्या होता, टफ तो वो होता जब हम ये पूछते हैं कि भाई राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के बराबर बताओ कौन कौन से जिले हैं, राजस्थान के घनत्व के औसत घनत्व के बराबर वाले जिले कौन से हैं, तो वो टफ होता है ना। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है भाई, जैसलमेर 17 है, बीकानेर 78 है,
और बाड़मेर 92 है। ये तो आपको सबको समझ में आ रहा है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन टफ बनता था ना, वो टफ मैंने आपको बताया था, जो टफ क्या बताया था कि जिसके अंदर जो है 2 ऐसे जिले थे, याद आए कि नहीं आए? जो ये देखो आप, ये था टफ क्वेश्चन कि भाई बराबर कौन से, जैसे 200 है, राजस्थान का कितना घनत्व है 200, अब 200 के बराबर कौन से हैं, तो सिरोही और टोंक। तो ये क्वेश्चन टफ होता है यहाँ पे, तो ये आता, तो ये आपको ये भी आना चाहिए आपको, तो कि भाई सिरोही और टोंक, ये तो एसटी मान लो आप, ये मान लो कि भाई एसटी जो है ना, एसटी वो राजस्थान के घनत्व के बराबर है। आप ऐसे याद कर लो, मतलब वो मैं शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिरोही और टोंक की बात कर रहा हूं, आपको याद करने के लिए करवा रहा हूं कि एस टी इक्वल टू 200, ये ऐसे याद कर लो। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कम से कम सही कर लोगे ना कि भाई सिरोही और टोंक जो है वो 200 के बराबर है। सिरोही और टोंक 200 जो हमारा घनत्व है राजस्थान का, सिरोही 202, टोंक 198 है ना, वाले जिले राजस्थान के जन घनत्व के लगभग बराबर वाले जिले हैं। एस टी 200 याद कर लोगे ना, एस टी 200 बिल्कुल सही है, सिरोही और टोंक, है ना। अभी अभी बताऊंगा, कल का टॉपिक भी बताऊंगा, है ना। देखो आगे, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो है आंसर जो है बिल्कुल, ये तो ऑप्शन नंबर ए सबका सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे वाला करते हैं। 2001 की तुलना में 2011 में डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट रही, ये कमी कितनी रही? बताओ, 31 बिंदु, 28 बिंदु, 21 बिंदु या 22 बिंदु? बता दो भाई, बता दो, इसका बता दो आंसर आप तो। बताओ इसका आंसर, इसका क्या रहना चाहिए, है ना। और देखो ये जो है, अच्छा 21 आंसर आ रहा है, बाकी बताएं। 21, 21 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मंजू जी, 17, 78, 92 बहुत बढ़िया। इसका बताओ, है ना, इसका क्या होना चाहिए? इसका 21 भी आया आंसर और 28 भी आया है, 2 आंसर आ चुके हैं भाई साहब। 2001 की तुलना में 2011, मैंने कहा था ना, डूंगरपुर, डूंगरपुर ऐसा जिला है जो वैसे तो ओवरऑल में तो ठीक है, ओवरऑल में तो भाई सबसे बढ़िया में है, ये अच्छा है, क्या कर रहा है, सबसे अच्छा लिंगानुपात में, लेकिन कमी भी यहीं पे सबसे अधिक हुई है, कमी भी यहीं पे सबसे अधिक हुई है। और कमी अधिक कितनी हुई है, तो वो आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है ना बिल्कुल सही है। 28 बिंदुओं की कमी आई है साहब, 28 बिंदुओं की, 28 बिंदु जो है उसमें कमी देखने को मिली है। और ये तो हमने बात भी करी थी कि ये है इतनी बड़ी जो है इसमें कमी आई थी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो लिंगानुपात में कमी देखने को मिली है 28 बिंदुओं की, वो इसमें ही मिली है। ठीक है, तो ये हमने देखी थी जैसलमेर और जो आपके हमने सॉरी जो डूंगरपुर में हमने बात करी थी ना लिंगानुपात के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं हम कहाँ था वो, उस तरीके का जो क्वेश्चन था कहाँ था, अभी देख लेते हैं, ताकि आसपास का, देखो हम ये क्यों देखते हैं आसपास का, ये देखो ताकि हमें और भी चीजें आसपास की याद रहे। तो हमने यहाँ पे बात की थी लाइक डूंगरपुर जो है वो 2001 में 1022 था, जो वर्ष 2011 में 994 के, भाई 994 के साथ टॉप पे है ना, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। तो कोई भी सोच नहीं सकता है कि भाई डूंगरपुर के अंदर सबसे ज्यादा कमी हुई होगी। तो 28 पॉइंट की कमी आई थी, ना कि 21 की, याद रखना। ठीक है, फिर उदयपुर नंबर 2 पे था, 971 से 958 पे आ गया, 13 पॉइंट की कमी आई। फिर जालोर था 964 से 952 पे आ गया, 12 पॉइंट की कमी थी। और राजसमंद 1000 था, 990 आ गया, 10 पॉइंट की कमी। ठीक है, तो ये जो है टॉप ये 4 आप देख सकते हो, उसमें देखो सबसे अधिक जो है कौन सा है, 28 बिंदुओं के साथ, 28 पॉइंट की बिंदुओं के साथ सबसे कमी जो है डूंगरपुर में आई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, बताइए। बायोलॉजी से है, अच्छा बिंदु समझ में नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, पॉइंट की बात कर रहे थे हम, है ना, पॉइंट्स, पॉइंट्स कितने पॉइंट्स, है ना, क्वेश्चन आया हुआ था, वो आया हुआ क्वेश्चन उठा के लाया हुआ, उसमें क्या था, हिंदी में बिंदु ही दे रखा था, तो हमने बिंदु कर लिया, है ना। पॉइंट्स में कमी आई है, कितनी ज्यादा पॉइंट्स में कमी आई, वैसे की बात कर रहा हूं। ठीक है, बताइए कहां से कमी है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है? 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व, बिल्कुल सबका आंसर
सही है। ठीक है, सबका आंसर सही है, क्योंकि हमारा जो है हमने कहा था जयपुर और भरतपुर, है ना, देखा था हमने सबसे जो 500 से ज्यादा अधिक घनत्व यहीं पे था। जैसे जनघनत्व की जब हम बात कर रहे थे और जनघनत्व की बात कर रहे थे, देखो जयपुर और भरतपुर जो ना 500 से अधिक जनसंख्या वाले घनत्व, जयपुर 595 और भरतपुर 503, और 400 से अधिक में आएंगे तो 2 साल भर और आ जाएंगे, 400 से अधिक में आएंगे तो 2 साल भर और आ जाएंगे, और 100 से कम में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 17, 78 और 92, तो 100 से कम में ये आ जाएंगे। तो सिंपल है। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया, आइडिया दे दिया है, अब आपको थोड़ी समझ डेवलप हो गई है ना, थ्योरी क्लास भी पढ़ा दी, तो अब आपको चीज समझ में आ गई होगी कि इस तरीके जो है से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई बात हमारी क्या, ये जो थ्योरी क्लास के, भाई ठीक है, थ्योरी क्लास हमको एक अच्छा रिवीजन हो गया हमारा। अब आते हैं कि भाई इससे थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन से भी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा ही तो रहता है कि भाई हम करते क्या हैं, भाई करते यही है ना कि भाई अकॉर्डिंग टू आपके जो फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है और बाकी दूसरे एग्जाम में भी जिसमें भी ये सब आते हैं टॉपिक, उसको हम 20 दिन के अंदर, कितने 20 डेज के अंदर 4 से लेके 5 बजे तक की क्लास, 1 घंटे की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी, यानी कि पहले तो उसको पढ़ते हैं पूरा, और लास्ट के जो 10-15 मिनट में हम क्या कर लेते हैं, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। हमने 1 क्लास ली, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 3 क्लास ली भौतिक विशेषताओं की, 2 क्लास ली अपवाह तंत्र की, और आज ले रहे हैं हम मिट्टी की, उसके बाद कल लेंगे प्राकृतिक वनस्पति की, परसों लेंगे वन्य जीव की। इस तरीके से हम पूरे 15 टॉपिक यहाँ पे कर रहे हैं जेसी कैंपस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए, क्वेश्चन के ऊपर चलिए वापस और क्वेश्चन बताइए, और यहां से आपकी तैयारी को परखते हैं। भाई बताओ, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है भैया, क्या है, बता दो समाधान। ऐसा आंसर देना है आपको कि भाई पहले का ऐसा, पहले का ये क्वेश्चन, दूसरे का ये, इस तरीके से आपको आंसर देना है कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। बालू का स्तूप कौन से टॉपिक में आते हैं, भौतिक विषय जो है ना, जो दूसरा टॉपिक था उसके अंदर आता है। तो जो हमारी दूसरी क्लास थी ना, उसमें हमने ये किया है, भौतिक विशेषताएं किसकी, थार के मरुस्थल वाली, उसमें आते हैं ना, जिसमें हमने मेकी के अनुसार 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो पहले का आपने बताया बिल्कुल, ए भी बता रहे हो, सी भी बता रहे हो, ऐसा क्या हुआ भैया, पहले वाले में तो मामला बहुत ही गड़बड़ है, ए सी और बी तीनों ही आंसर आ गए, कि कोई डी भी दे दो, बात ही खत्म हो जाए, है ना, ए सी और डी तीनों ही दे दिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। खारापन और क्षारीयता उत्पन्न करने के लिए ना तो शुष्क कृषि विधि है, ना ही वृक्षारोपण है, न ही समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि है, खेतों में जिप्सम डालना पड़ता है। सीधी सी बात है भैया, खेतों में जिप्सम डालो, जिप्सम क्या करता है, उसके खारेपन को बैलेंस कर देता है। भाई कुल मिला के देखो भाई, ये पीएच स्केल के बारे में सबने पढ़ा है ना। पीएच स्केल जो है आपको पता है कि भाई ये जो है, ये यहाँ पर आप देखोगे कि 0, 7, 14, ये क्या होता है भाई, उदासीन होता है, न्यूट्रल। ये क्या होता है यहाँ पे, अम्लीय होता है। ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पे, क्षारीय होता है। तो जो क्षारीय हो जाता है ना ये वाला, तो क्षारीय के लिए फिर जिप्सम का उपयोग करो भैया, क्या जिप्सम का करो, और इसके लिए इधर वाले रॉक फॉस्फेट का करो। तो रॉक फॉस्फेट करो इधर में यहाँ पे, और इधर जो है आप क्षारीयता के अंदर जो है आप जिप्सम का प्रयोग करो। ठीक है, ठीक है। दूसरे का बताओ, दूसरे का बताओ, दूसरे का सबने सही बताया भाई, सी बताया, बहुत बढ़िया, सी है भाई। ठीक है, उदयपुर डूंगरपुर ये हमने बात की थी ना, किसकी, लाल लोमी मृदा की। मैं आपको बताऊं, लाल लोमी मृदा की मैं बात बताऊं तो ये हो गया आपका लाल लोमी मृदा। देखो आप, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलमपुर, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, साथ ही साथ हमने यहाँ भी देखा और साथ में हमने इसमें भी देखा था। ये देखो आप, ये देखो आप, यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो आप, है ना, लाल लोमी मृदा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा भी है और साथ ही साथ डूंगरपुर उदयपुर भी है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो हमें पहले ऑप्शन पे के हिसाब से याद रखना है, और इसके अलावा भी दूसरे जो जिले हैं उनको भी याद रखना है, क्योंकि 2-3 क्लासिफिकेशन है। तो उनके अब देखो, पहले वाले में तो बिल्कुल नहीं है भाई, कोटा के अंदर तो काली मृदा मिलती है, 12 के अंदर भी काली मृदा मिलती है, झालावाड़ वगैरह, अजमेर पाली में मिलती नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, उदयपुर और डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मृदा को ऊसर, रेह और अल्कलाइन आदि के नामों से जाना जाता है, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और अगला है, प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सोइल हेल्थ कार्ड, क्या होता है ये, सोइल हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये जो है योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था। थोड़ा सा है तो पुरानी योजना, लेकिन भैया इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए क्वेश्चन पूछा मैंने।
तीसरे का बी, बिल्कुल सही है। तीसरे का बी नहीं है भैया, तीसरे का बी नहीं है। सही क्या बता रहे हो आप? तीसरे का बी नहीं है भैया, सी। अच्छा सी बता रहे हो क्या तीसरे का? हाँ सी बता रहे हैं। आजकल नाम भी यार, पहले नाम बच्चों के बड़े मतलब ऐसे समझ में आते थे, अभी पता नहीं, ये तो या तो लिखने में बड़ा खतरनाक है, समझ ही नहीं आ रहे नाम, है ना। अंतरंग क्या लिखा है? अतरंगी, अतरंगी नाम है क्या? एक तो नाम शूडो नाम रखने लग गए लोग, अपना नाम न रख के, है ना। कौशल, हाँ कौशल तो नाम सुना हुआ भाई, कौशल फाल्गुनी जी सुना हुआ है ना। और कल्ला, कल्प, कल्प लिखा है क्या? नाम बड़े थोड़े इजी रखो भाई। ठीक है, लवणीय मृदा, बिल्कुल सही है भाई, लवणीय मृदा। ठीक है, कौन सी मृदा को ऊसर रे और कलाइन मृदा कहते हैं? बिल्कुल लवणीय मृदा है। और प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ पे की गई थी? तो चौथे का बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है भाई, सूरतगढ़। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर ये शुभारंभ किया गया था। और इसमें देखो क्या होता है, देखो आज भी ये है तो पुरानी, लेकिन आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हर खेत के अंदर किस चीज की कमी है, उस चीज की कमी को आप क्या कर लो, उसको उसके अंदर उसके उर्वरक को डाल लो जो कमी है। भाई ऐसा नहीं हो कि सबकी बीमारी एक ही है, आपकी मेरी जो आसपास है उसकी। पहले क्या होता था, सबकी एक ही दवाई दे दो, पैरासीटामोल। अब मैंने कहा नहीं, किसी को डोलो दो, किसी को जो है कुछ और दो, कैलपोल दो, किसी को कोई और दो। बीमारी अलग अलग है ना भाई, सबकी एक थोड़ी बीमारी को सबको एक ही टेबलेट दे रहे हो, तो अब इसकी वजह से अलग अलग देते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में, अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? अरे ये तो चलो कोई बात नहीं, ये गलत क्वेश्चन आ गया भाई यहाँ पे, इसको छोड़ो। ये देखो, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रेप के बेसाल्ट लावा के शरण से हुआ है। दूसरा है, दक्षिणी भाग में मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टानों के शरण से हुआ है। और तीसरा है, दक्षिणी भाग में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट चट्टानों से हुआ है। और चौथा ऑप्शन है, थार मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की चट्टानों से। असत्य कौन सा है बताओ? असत्य बिल्कुल आ जाएगा भाई, बहुत इजी है। हाँ अच्छा अच्छा, कल भी आ गया था कि बार बार इसमें कुछ मुझे लगता है ये थोड़ा सा अटक गया है यहाँ पे ये क्वेश्चन। हाँ हटने का नाम नहीं ले रहा, मैं सेव करता हूँ वापिस से सेव नहीं हो पा रहा है ना, बार बार आ जाता है। अच्छा दो क्वेश्चन नहीं करवाएं, एक साथ एक ही क्वेश्चन करवाएं क्या? ठीक है चलो, एक साथ कल से एक साथ एक क्वेश्चन करवा देंगे भाई। आपके सजेशन सर आंखों पे बता दिया करो भाई, गुस्सा क्यों होते हो? सजेशन दे दो कि सर एक, भाई आप ऐसे भी कमेंट कर सकते थे सर, है ना, एक स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन। आपने क्या कमेंट किया, सर ये एक स्लाइड पे दो क्यों करवा रहे हो? अरे भाई हम तो, आप कहोगे तो मान लेंगे भाई, इतना क्या दिक्कत है ना। कल एक एक पे ले आएंगे, आप कहो तो आधा आधा ले आएंगे, आधी एक स्लाइड पे आधा क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे और आधा क्वेश्चन, है ना, ऐसे भी ले आएंगे। सजेशन तो दो आप, है ना, सजेशन दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे आपका सजेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बताओ भाई, और बताओ ये कौन सा है? हाँ बहुत आसान है, बड़ा क्वेश्चन जरूर है, आसान है, बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो पहले से देखते हैं कि राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रेप के बेसाल्ट लावा के शरण से हुआ। बिल्कुल सही है भाई, काली मिट्टी किससे बनती है? ये काली मिट्टी इसी से तो बनती है। डेक्कन ट्रेप कौन सा है हमारा, दक्षिण का जो पठार है, तो उसी से तो बनती है। ठीक है भाई, और ये देख लो आप, थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और बलुआ, अभी तो करवाया ग्रेनाइट बलुआ, ये भी सही है। इसमें क्या पूछा? असत्य पूछा है। चलो अगला देखें, दक्षिणी भाग में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट से बिल्कुल हुआ ऐसा। और अब देखो ये जो है ना, दक्षिणी भाग में मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टान, नहीं भैया ये नहीं है। तो दूसरा जो है इसका बी गलत हो गया, इसका जो है बी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां जो है आयरन ऑक्साइड से बनता है। क्या? आयरन ऑक्साइड से बनता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। गलत कौन सा हो गया? बी हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो। अब अब आप कहोगे साहब एक ही दो, तो एक ही दो तो लो एक कर देते हैं, हमारे क्या दिक्कत है ना, हम तो इसको लो एक कर देते हैं, आपका कहना मान लेते हैं आज से ही। लो बताओ भैया, सातवां, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताओ, है ना, वर्टिसोल, अल्फीसोल, एरिडिसोल, एंटीसोल, एरिडिसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, कौन सी ऐसी सोइल है जो सबसे ज्यादा एरिया पर मिलती है राजस्थान के? हाँ बताओ। बी बता रहे हो, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, शानदार सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
ठीक है ठीक है, देखो थ्योरी क्लास प्लस क्वेश्चन दोनों कर लेते हैं। कलेश खत्म करो यार, क्या बार बार क्लासें लेते रहते हो, है ना, एक बार पढ़ो खत्म करो कलेश। अब यहाँ ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें बिल्कुल सही है 7वें का बी, क्या एरिडीसोल और एंटीसोल। भाई सीधी सी बात है कि मैं एरिडीसोल और एंटीसोल दोनों ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लास में बताया आपको कि भाई ये मैंने एरिडीसोल भी ले लिया एंटीसोल भी ले लिया, अब पूरा राजस्थान तो आधे से ज्यादा तो मैंने कर दिया, इधर एंटीसोल भी कर दिया एरिडीसोल भी कर दिया, तो बचा क्या, आधे से ज्यादा तो दो नहीं कर दिया, बाकी तो इंसेप्टिसोल अल्फिसोल वर्टिसोल 3 में बटा हुआ है। तो ये 60% से ज्यादा एरिया तो एरिडी और एंटी ने ले लिया, तो इस वजह से क्या हो गया, इसका बिल्कुल आंसर क्या हो गया यहां पर, ये वाला हो गया, मतलब जो है एरिडीसोल और एंटीसोल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना। ठीक है, राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है, बालू मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता है, राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। कौन सा कथन असत्य है। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है भाई, धन्यवाद। बिल्कुल आप पढ़ो, आप सक्सेसफुल हो, आप जो है सिलेक्शन लो और उसके बाद मिठाई का डब्बा लेकर आओ, उसमें मज़ा आएगा भाई, उसमें आएगा आनंद मुझे, है ना। तो आप जो जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप जो है सक्सेस पाके भैया मिठाई विठाई लाओ, मुझे बड़ा शौक है मिठाई खाने का। और यदि आपके क्षेत्र की, मान लीजिए अलवर के हो तो अलवर का मावा लेकर आओ, है ना भाई, आपके क्षेत्र की बढ़िया कोई मिठाई की चीज़ लेकर आओ, मीठी तीखी जो भी, है ना, फिर आएगा मज़ा, फिर देखो आप खाने का साथ में खाएंगे मिलके। बताओ भाई क्या होगा इसका, असत्य कौन सा है इसका। 8वें का सी, बिल्कुल जरूर आएंगे, बहुत बढ़िया। धौलपुर क्यों ना, हाँ तो भाई धौलपुर में भी खूब चीज़ें हैं खाने वाली, हाँ तो आपके यहीं के लाना। बताओ कौन सा कथन बताया आपने, सत्य असत्य, सी बताया ना, हाँ सी, देखो बिल्कुल सही है भाई। देखो पहली बात है असत्य पूछा है, एक तो क्वेश्चन में हमेशा ही ध्यान रखना है कि भाई सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। देखो पहला देखो, राजस्थान के अधिकांश भागों हाँ भाई ठीक है भाई, बड़े एरिया में हमारे बालू मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। बालू मिट्टी में सिंचाई की बिल्कुल आवश्यकता होती है भाई, पानी कहाँ है, सिंचाई तो जरूरी है, तभी तो इंदिरा गांधी नहर जो है हमारे यहाँ बनी हुई है। तीसरा ऑप्शन देखो, वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन, अरे काहे को नहीं होता, पानी के अंदर डालो तो सही, शीघ्र विलीन हो जाए, खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। और राजस्थान की घग्गर जैसी नदी में मिट्टी में विलीन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, घग्गर दिखती नहीं है बेचारी, इतना पानी लेकर आती है हमारे यहाँ, ये जो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाती है, बाढ़ आती है तब भी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच पाती है, उसके आगे तो फिर भी नहीं पहुंच पाती। और ज्यादातर तो हमारी ये जो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर है ना, वहीं खत्म हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो गया, असत्य कौन सा हो गया, वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने क्लास लेते लेते ही आपको बता दिया भाई, क्लास लेते लेते ही मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा रेवरीना कहाँ की मृदा है, श्रीगंगा। बता दो भैया मुझे फटाफट से, ये 2-3 क्वेश्चन और बता दो, है ना। बताओ ये बताना, ठीक है। रेवरीना क्या लिखूं आगे, पहला नंबर क्या बताओ, है ना, या फिर हम पहला नंबर ना करके 8 क्वेश्चन कर लिए थे ना, 9वां बताओ रेवरीना कहाँ पे। और बताओ मुझे कि जिप्सी फेरस कहाँ है ना, जिप्सी फेरस, सबके कमेंट आने चाहिए 9-10 ना, जिप्सी फेरस बताओ भाई, जिप्सी फेरस कहाँ है बता दो। और 11 नंबर पे मुझे बताओ सीरोजम, सीरोजम बता दो कहाँ कहाँ मिलती है। एक बस ऑप्शन नहीं दे रहा, सीधा आंसर बताना चाहिए, अब तो अब ऑप्शन नहीं दूंगा, 4। और मुझे बता दो पर्वतीय मृदा कहाँ मिलती है, पर्वतीय मृदा। ये 4 क्वेश्चन और बता दो, 9, 10, 11, 12। भाई 8 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए ना, 9, 10, 11, 12 बताओ मुझे, 9 का क्या लिखूं। अरे ऐसा नहीं बताइए, 9 नंबर डाल के बताओ, वरना तो मुझे पता नहीं चलेगा किसका आंसर दे रहे हो आप। रेवनीना 9 नंबर, श्री गंगानगर, बिल्कुल सही। तो ठीक है, 9 नंबर में आपने कहा श्री गंगानगर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है भाई, श्री गंगानगर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्या है, 9 नंबर श्री गंगानगर, ठीक है। 10 नंबर बीकानेर, हाँ गंगानगर दूसरा बीकानेर, बिल्कुल सही। जिप्सी फेरस के लिए क्या लिखूं, बीकानेर लिख दो, ठीक है साहब, बीकानेर लिख दिया। 11 नंबर पे क्या लिखूं, फिर से 11 नंबर पे क्या लिखूं, हाँ ठीक है, 10 में बीकानेर, बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या करूं, 11 नंबर पे क्या लिखूं, सिरोजम में क्या लिखूं मैं, बताओ। ये तो बिना ऑप्शन आने चाहिए, पढ़ाने के बाद भी ऑप्शन देना पड़े तो क्या मतलब है। हाँ 11 नंबर बता नहीं पा रहे, सिर, हाँ बिल्कुल सही, श्री गंगानगर, है ना। वापिस से कहा श्री गंगानगर है। अब मुझे बताओ
कि भाई पर्वतीय मृदा, ये सब किसके बारे में पूछ रहा हूँ? ये पूछ रहा हूँ राजस्थान का जो कृषि विभाग है ना, जिसने 14 प्रकार बताए थे राजस्थान के, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं, है ना। 14 प्रकार राजस्थान का कृषि विभाग। बताओ यूके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप देखो पूरा बताओ यूके का मतलब क्या? उत्तराखंड समझूं, यूनाइटेड किंगडम समझूं, क्या समझूं? यूके, यूके तो आपने फॉर्मूला तो याद कर लिया, बट यू और के क्या है? फॉर्मूला तो याद कर लिया आपने, बढ़िया। अब बताओ भाई यूके का मतलब क्या? पूरा लिखो। हाँ, क्या लिखूं? यू का मतलब, बिल्कुल सही, उदयपुर। और के का मतलब कोटा, ठीक है। तो कोटा, उदयपुर और कोटा, सोच नहीं सकते, कोई सोच नहीं सकता बिना पढ़ा हुआ आदमी कि भाई पर्वतीय मृदा में कोटा आएगा, है ना, लेकिन आएगा साहब, बिल्कुल सही, उदयपुर और कोटा। अब ये सब कहाँ किए थे? इसमें किए थे साहब। ये देखो आप, पर्वतीय मृदा, उदयपुर एवं कोटा, यूके किया ना हमने। ये देखो नवीन बुरी मृदा, भीलवाड़ा अजमेर, साइरोजम श्री गंगानगर, रेवरीना श्री गंगानगर, जिप्सीफेरस बीकानेर, ये सब किया ना हमने। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बात आएगी, ठीक है। तो नहीं नहीं, हाड़ौती मत लिखिए ना, हाड़ौती तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में थोड़ी मिलती है, ये तो ये कहाँ मिलती है? सिर्फ उदयपुर और कोटा के अंदर मिलती है, समझ गए? हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है और इसके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं इंपॉर्टेंट, और सारी चीजें हमने समझ ली है कि भाई कौन कौन सी मृदा होती है ना। एरिडिसोल याद रखना, एंटीसोल याद रखना, अल्फीसोल याद रखना, इंसेप्टिसोल याद रखना और वर्टिसोल याद रखना। क्वेश्चन बताना भी है ना, क्वेश्चन बताना। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, अब ऐसे बताना, पहले का ये, दूसरे का ये, ऐसे बताना आपको, ठीक है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो पहला लिखना और फिर उसका आंसर देना, फिर मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा। किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिले में है? गंभीर, कालीसिल, गंभीर डाई, कालीसिल मोरेल, कालीसिल गंभीरी। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो करौली से जिसका उद्गम है? तो पहले का बताओ, आंसर आने लग गए, थोड़ा थोड़ा सा स्पीड रखना। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, पहले का सी, बिल्कुल सही है। पहले का क्या है? सी, कि भाई चंबल और बामणी, बिल्कुल ठीक है भाई, चंबल और बामणी नदियों के संगम पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपको दिखाई देता है। और ये हमने, ये जो नदी देखी थी अभी, जहाँ चंबल की बात करी थी ना, तो वहां पर हमने इस चीज को देखा भी था। देखा था कि नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। जहां पे आप देखो कि भाई ये आपकी जो है चंबल है, चंबल नदी से यहाँ पे ब्राह्मणी नदी जहाँ की मिलती है वो भैंसरोडगढ़ के अंदर, यहाँ पर क्या है? भैंसरोडगढ़ के चंबल और ब्राह्मणी नदी, बिल्कुल सही है। तो आंसर बिल्कुल सही है, चंबल और ब्राह्मणी। चलो दूसरे का बताओ, दूसरे का क्या है? दूसरे का आंसर बता दो आप। किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिले में है? बताइए। अब बताओ भाई, आंसर सबका आना चाहिए भाई, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम कौन सा पैसे काट रहे हैं यार आपके, ऐसे थोड़ी कोई कोई सजा वजा दे रहे हैं आपको साहब, हाथ आगे लाओ डंडा मारेंगे, गलत बता दिया, बी बता दिया, ए था आंसर, तो ऐसा थोड़ी करेंगे। तो बताओ भाई, ट्राई तो करो। और जो ट्राई करके गलत बताता है और फिर जो सही आता है ना, तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है, ध्यान रखना, ज्यादा दिन तक याद रहता है भाई। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तो कितनी बार गलत हो, कौन क्या दिक्कत है? तो देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना, एक तो गंभीर नदी, अभी अभी बात करी हमने, है ना, सपोटरा, करौली की पहाड़ियां, और कालीसिल जिस पे कैला देवी माता का मंदिर है ना, तो वो तो कालीसिल जो है वो भी तो यहीं से निकलती है। तो इस तरीके से गंभीर और कालीसिल, ये नदियों का उद्गम जो है करौली के अंदर है, ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, दूसरे का ए। बहुत बढ़िया। चलो नंबर 3 पे बताओ। अब देखो सबका आंसर आना चाहिए भाई, लाइव बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, एक दो। गागरोन दुर्ग किन किन नदियों के संगम पे स्थित है? बता दो, और इसको क्या कहते हैं वो भी लिख के बताना। बेड़च मेनाल, कालीसिंध आहू, परवन कालीसिंध, पार्वती चंबल, बता दो भैया, गागरोन दुर्ग किन किन नदियों के संगम पे? तो 3 का लिख के भेजना, वरना मैं वो 4 का समझ लूंगा आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? लूणी अजमेर की नाग पहाड़ियां, बनास बैराट की पहाड़ियां, घग्गर शिवालिक की पहाड़ियां, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियां, कौन सा असंगत है? बता दो भैया, दोनों के अंदर। हाँ, दोनों के आंसर बता दो। तो पहले का जो आ रहा है, हाँ, आगे 3 देखो, नंबर नहीं लिखोगे मुझे समझ में नहीं आएगा, नंबर लिख के बोलो, आगे पहला क्वेश्चन नंबर डालो फिर आंसर दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का अब आया है आंसर, बी बताया है, बिल्कुल सही है। और इसको कहते क्या है वो भी बता दो, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, 3 का बी, काली सिंध। और ये जो है देखो, इधर से आती है काली सिंध और नीचे से आती है आहू। तो आहू और काली सिंध दोनों के ऊपर एक किला है जिसको बोलते हैं गागरोन का किला। और ये जो है काली सिंध और किसको, काली सिंध और
आहू, और इसको कहते हैं सामेड़ा, बिल्कुल कहते हैं सामेड़ा, बिल्कुल सही, जल दुर्ग है, सामेड़ा कहते हैं, सामेड़ा कहते हैं, मतलब सामेड़ा होता है। और ये कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग है ये। कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ? झालावाड़ के अंदर। और ये एक जल दुर्ग है, बिल्कुल सही है भाई। वो भी बता दे, कल हमने किया था कौन सा? भरतपुर का किला किया था, वो भी जल दुर्ग है ना। तो भरतपुर के किले में कौन सी नदी से कौन सी नहर लाई गई थी? यदि वो भी याद है तो बता दो, कल की क्लास लिए तो, क्योंकि कल की क्लास में बताया था हमने कि ये नहर आती है और इसकी वजह से ये बनता है। याद आ गया? हाँ बिल्कुल सही है। अब ये देखो, ये बिल्कुल बनास, बिल्कुल सही है। बनास की नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होती है, इसलिए ये गलत है, बिल्कुल सही है। बैक गलत हो गया, बाकी ठीक है। लूणी अजमेर की नाग पहाड़ियां हैं, घग्गर शिवालिक की पहाड़ियां, बेड़त जो है गोगुंदा की पहाड़ियां, लेकिन बनास गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? ये थोड़ा सा क्वेश्चन पहले वाला आ गया, चलो इसको रहने दो। ये देखो आप, असंगत बताइए, कौन सा असंगत जोड़ा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6। साबी, मनोहरपुरा, आहू, सुसनेर, बामणी, हरिपुरा, कालीसिल, सपोटरा। तो असंगत जोड़ा बताइए कि कहां से कौन सी नहीं निकलती है, बता दो। हाँ, सुजान गंगा, याद आ गया भाई, कल की क्लास ली है इसका मतलब। बहुत बढ़िया, सुजान गंगा के बारे में पढ़ा था कल आपने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल वाली क्लास भी आपको याद है, देखिए आपने, अच्छी बात है। चलिए इसको बताइए कि कौन सा असंगत है ना, और असंगत है तो क्यों है, वो कहां से होती है ये बताना। वो कहां से होती है ये भी बता दो ना भाई। जब आपको पता है कि भाई ये आंसर है, तो भाई कहां से होती है वो भी बता दो कि ये गलत है तो गलत क्यों है। देखो 6 के 2 आंसर आए हैं, 6 का ए भी बताया है, 6 का बी भी बताया है ना। 6 का बी भी आंसर आ रहा है और ए भी बता रहे हैं। ध्यान रखना, ये देखो आहू नदी बिल्कुल सही है। ये सुसनेर, ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है। बामणी, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है और जाके मिलती है भैंसरोडगढ़ में। और कालीसिल बिल्कुल सपोटरा करौली से निकलती है। लेकिन साबी जो है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ? सेवर की पहाड़ियां, याद हो तो कल की क्लास में करवाया था मैंने, साबी सेवर याद रखना। और ये मनोहरपुरा से कौन सी निकलती है? मेंथा नदी, मेंथा या मेंढा जो नदी है जो कि सांबर में जाके मिलती है, वो निकलती है मनोहरपुरा से। और साबी जो है सेवर की पहाड़ियों से, और बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से। तो सेवर जो है कहां से निकलती है? बिल्कुल सही है, सेवर। तो साबी जो है सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए ये गलत हो गया, बाकी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां बताइए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 7वां और 8वां दोनों बता दीजिए कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। घग्गर मृत नदी, भोराट, पठार, नागपानी, अरावली का दर्रा, शेर, अरावली का शिखर। और 8वें नंबर पे है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली के पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सारी बात है, इनमें से कौन सी नदी की बात की जा रही है? ये हाँ बिल्कुल सही, मेंथा। कोई दिक्कत नहीं, गलत यहाँ हो गया कोई इशू नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए ना भाई। यहाँ पे तो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाए। लेकिन यहाँ क्या है बताओ? 7वां नंबर लिख के करना, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा भाई 7वें का बता रहे हो कि 8वें का बता रहे हो। तो 7वां जो है और गलत क्यों है, क्यों गलत है वो भी बताना। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई कि घग्गर एक मृत नदी है, बिल्कुल सही है। नट नदी, मृत नदी, है ना, दृश्यवती नदी, सब किसके नाम है? सरस्वती नदी घग्गर के नाम है। और भोराट बिल्कुल एक पठारी तो है, भोराट का पठार कराई तो था हमने क्लास में। नागपानी जो है वो अरावली का दर्रा नहीं है, नागपानी एक पहाड़ी है। क्या? एक पहाड़ी है, यहां पर ध्यान रखना। कहां? उदयपुर के अंदर। लेकिन और शेर भी एक अरावली का शिखर है। तो इस तरीके से गलत कौन सा हो गया, असंगत कौन सा हो गया? ये हो गया सी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नागपानी अरावली दर्रा ये गलत है, बाकी सही। ये बताओ, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से है। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। हाँ, दर्रा नहीं है, बिल्कुल सही, नागपानी दर्रा नहीं। तो ये क्या है? तो ये यहां पर है आपका, ये जो है बिल्कुल आंसर आ रहा है 7वें का। कि क्या बताया? सी बता रहे हो क्या? 7वें का क्या बता रहे हो भाई? इसका सॉरी 8वें का, 8वें का क्या बता रहे हो? ए बिल्कुल सही है भाई। बनास नदी की बात कर रहे हैं ना भाई। बनास, इसका उद्गम कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, खमनोर। भाई कुंभलगढ़ की पहाड़ियां जो खमनोर है ना, वो कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के निकट है। खमनोर राजसमंद वाला। मेवाड़ और जो मालपुरा करौली के मैदान से तो निकलती है बनास नदी। ठीक है,
बेडज, कोठारी और मुरेल किसकी सहायक नदियां? इसी की सहायक नदियां। अभी हमने किया था ना, भूल गए क्या? ये देखो, ये हमने अभी जब नदी करी थी और इसके बारे में हमने बात करी, तो ये देख लो, ये जो नदी करी किसका क्या नाम था? बनास नदी। तो बनास नदी का पूरा ये मैप देखा था ना, देखो आप, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये देखो इसमें बेडच नदी मिल रही है, ये कोठारी नदी मिल रही है, खारी नदी मिल रही है, डाई नदी मिल रही है, मानसी, मांडी, है ना, मुरेल, इधर की तरफ से जो है सीप, ये सारी नदियां इसमें आके मिल रही है ना, ये काली सिंध, ये सॉरी, ये आपकी मेनाल, और ये आगे मिल रही है, त्रिवेणी संगम बना रही है सारी, है ना, बिगो त्रिवेणी संगम, है ना, इसके अलावा जो है राजमहल त्रिवेणी संगम, इसके अलावा जोधपुरिया त्रिवेणी संगम, जोधपुरिया धाम त्रिवेणी संगम, एक है रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम। तो ये सारे संगम जो है बना रही है, तो इसी नदी की बात की गई है, बनास नदी की बात की गई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लूणी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लूणी पश्चिमी राजस्थान की एक नदी है, इसके उद्गम स्थान अजमेर जिले के अरावली पर्वतमालाओं की पुष्कर घाटी में है। इसे लवणावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूणी एवं इसकी सहायक नदियां अरावली पहाड़ियों के पूर्वी घाटों से बहती हैं। और राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत जलप्रपात बना हुआ है? तो 9वां और 10वां, ये भी बता दीजिए। 9 और 10, ये भी आंसर आने दीजिए। हाँ, 9वें का पहली बार बड़ी जल्दी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड से आंसर दे रहे हो, लेकिन थोड़ा स्पीड के साथ साथ थोड़ा ध्यान देखो। चारों ऑप्शन पढ़े बिना आंसर मत दो, और चारों ऑप्शन पे पूरा ध्यान दो और फिर आंसर दो, है ना। चारों ऑप्शन पे ध्यान देके फिर आंसर देना है। पूरा चारों ऑप्शन पहले देखना। बताइए। 9वें का बी बता रहे सारे के सारे, है ना। 9वें का बी, 10वें का भी बी, 9वें का बी, 10वें का भी बी, ठीक है। 10वें का ए, अच्छा 10वें का ए आ गया, चेंज हुआ है, ठीक है। चलो देखो, मैंने कहा हमेशा कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा पढ़ना है। देखो ध्यान रखो, देखो लूणी पश्चिमी राजस्थान की एक नदी है, बिल्कुल सही है। सही नहीं है पूछा है ना, जो सही नहीं है ध्यान रखना, तो ये तो है। अब ध्यान रखो, इसके लवणावती नदी भी कहते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब ध्यान रखो कि भाई इसका उद्गम स्थान अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला की पुष्कर, देखो घाटी जो है ना, ये घाटी पुष्कर और अजमेर वाली घाटियां हैं। पहाड़ का नाम नाग पहाड़ है, क्या पहाड़ का नाम नाग पहाड़ है, इसका मतलब घाटी भी ये सही है, तो ये वाला भी सही है। अब देखो लूणी एवं इसकी सहायक नदियां अरावली पहाड़ियों के पूर्वी घाटों से बहती है। अब बताओ भाई, अरावली राजस्थान के अंदर ये वाली है, देख लो अरावली ये वाली है, मुझे बताओ ये अरावली है, तो क्या इसके इधर बहती है क्या इसकी, ये सारी इसके हिसाब से तो पूर्वी घाट मतलब ये पूर्व इधर हो गया ना भाई, ये पूर्व है, ये इसका पश्चिम है, देख लो आप। तो आपके अनुसार तो ये सही है, क्योंकि आपने किसी ने आंसर दिया नहीं ये वाला, तो इसके अनुसार इसकी सारी नदियां, सहायक नदियां यहाँ ऐसे बहती है क्या? ये जो है, मैं कहूँ कि भाई ये वाली है सुकड़ी, बांडी, भुइया, ये सारी नदियां इधर बहती है क्या? पूर्वी घाट पे। ये तो पूर्वी घाट के हिसाब से तो यही हुआ ना भाई, पूर्वी घाट के हिसाब से तो यही हुआ कि सारी नदियां इधर बहती है। अरे इधर तो बहती नहीं है, सारी पश्चिमी घाट पे बहती है भाई, पश्चिम, पूर्व नहीं, पश्चिम। यानी कि ये गलत हो गया। तो तभी तो मैंने कहा कभी भी जल्दबाजी मत करो। आप इसको देख के आपने सोचा अरे नाग पहाड़ तो लिखा हुआ नहीं है, पुष्कर लिखा हुआ है, चलो आंसर यही होगा साहब बी। अरे भाई घाटी पूछा है, यहाँ पहाड़ थोड़ी पूछा है भाई। पहाड़ किसी घाटी में भी तो हो सकता है, उसके आसपास पुष्कर भी हो सकता है। अजमेर और पुष्कर में कितनी दूरी है? पास ही तो है। और वैसे भी सागरमती और वो जो नदी है वो पास से निकली है, सरस्वती नदी भी निकली है, तो वो उस हिसाब से भी कह सकते हैं कि लूणी नदी जो है यहीं से निकलती है, पुष्कर और उसके नाग पहाड़ के पास से। तो इस वजह से कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को अभी जैसे आपने गलत किया वैसे नहीं करना है। आंसर क्वेश्चन पूरा पढ़ो, भले ही आपको कितना भी पता हो कि भाई इसका आंसर यही हो सकता, तो भी चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो पूर्वी से निकलती, यहाँ पश्चिमी होता तो सही होता। चलो ये बिल्कुल सही है, मांगली, ये तो सबने बता दिया। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत जलप्रपात है? तो मांगली नदी पर जलप्रपात है, ठीक है, बिल्कुल सही है, मांगली नदी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट बताओ, यदि आप लूणी नदी के उद्गम स्थल से मुहाने तक इसके किनारे पर यात्रा करते हैं तो आप निम्न में से किन सहायक नदियों को क्रम में पाएंगे? सुकड़ी, बांडी, जवाई, गुइया, है ना। और इधर देखो, नदी व उसके प्रवाह वाले जिलों का कौन सा युग्म असंगत है? मोरेल, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली।
नेवाज झालावाड़ बारां, कांकनी राजसमंद, जोजड़ी जोधपुर नागौर। बता दो भाई 11वें का और 12वें का आंसर। 11वां 12वां आंसर बता दो। हाँ लाइक वाइक तो कर रहे हो ना भाई। हाँ भाई मैं कहता नहीं हूँ, मैं अपने आप कर लिया करो, मैं नहीं कहता कि भाई लाइक वाइक करो, बट ठीक है कर लिया करो यार, ठीक है तो, है ना। हाँ बताओ, यदि आप लूणी नदी के उद्गम स्थल से मुहाने तक इसके किनारे यात्रा करते हैं तो आप इसकी निम्न सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, बताओ। 12वें का सी बताया आपने। अच्छा 12वें का सी, अरे वाह, पहले 11वां बताया नहीं, सीधा 12वें पे आ गए, बहुत बढ़िया, है ना। बोले इसको तो ख़त्म करें, आगे इसको सोचते हैं। तो ये तो ठीक है भाई, कांकनी नदी जो है वो जैसलमेर में। अब ये ऊपर वाला तो बताओ, ये तो ठीक है, चलो ये तो बताओ, ये तो ठीक है, कांकनी जैसलमेर में सबसे छोटी नदी, है ना। लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा। अच्छा लेट समझ में आया था डी ऑप्शन पहले वाले का, कोई बात नहीं, जब समझ में आया तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा, है ना। ये बताओ भाई, ये किसी को नहीं आ रहा क्या समझ में। 12वां 11वां, चलो मैं समझा देता हूँ, आपको नहीं आ रहा हो तो चलिए कर लेते हैं बात। देखो बात ऐसी है, ऐसे ये एक लूणी नदी जा रही है, कौन सी नदी जा रही है, लूणी नदी जा रही है, ठीक है। इस लूणी में पहले ये गुइया, और गुइया की सहायक है मतलब बांडी है, बांडी की सहायक कौन सी है, गुइया, ध्यान रखना, याद आ जाएगा आपको। पहली नदी कौन सी है, बांडी नदी, और बांडी की सहायक नदी कौन सी है, गुइया। तो सबसे पहले कौन सी आई, गुइया ही आई ना भाई, गुइया पहले आई फिर बांडी आई, ठीक है। उसके बाद में आती है सूकड़ी, उसके बाद आती है सूकड़ी, और उसके बाद आती है जवाई। तो जवाई सबसे लास्ट में आती है, तो यहाँ पर आप देख लो, इसके बाद कौन सी आती है, सूकड़ी सूकड़ी, और उसके बाद आती है आपकी जवाई, और उसके बाद आती है सागी, लास्ट कौन सी आती है, सागी आती है। अब उसके हिसाब से, हाँ अब आ गया समझ में, अब आपने ए आंसर दे दिया, अब समझ में आ गया आपको। तो बिल्कुल सही है, देखो पहले तो आई है गुइया, तो पहले डी नंबर, उसके बाद देखो बांडी, तो बांडी है बी नंबर, फिर उसके बाद सूकड़ी ए नंबर, और जवाई सी नंबर। तो आंसर क्या हो गया, 11वें का ए आंसर, है ना। 11वें का आंसर क्या होगा, ए। ये आया हुआ है, बिल्कुल आए, अरे तो वही तो आए हुए क्वेश्चन हो गए, ऐसे ही तो क्वेश्चन लाते हैं तो दिमाग थोड़ा तेज हो, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ आए हुए क्वेश्चन, बस वही तो सब खेल है पूरा। हाँ तो ए जो है यहाँ पर सही आंसर आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ये सब वैसे वैसे तो देखा जाए तो राजस्थान ज्योग्राफी है ना, आरएस से लेके पीएसआई से लेके फर्स्ट ग्रेड से लेके सबके लिए बढ़िया ही है भाई, पढ़ो, ज्ञान तो यही है। नदियाँ थोड़ी अलग थोड़ी हो जाएगी पीएसआई में और फर्स्ट ग्रेड में, दोनों एक ही है भाई, चैप्टर तो आपके काम का ही है, यहीं पढ़ लो भले, कोई इशू नहीं है ना। हाँ क्लियर है क्या, ठीक है। तो आंसर हो गया ना, अभी आ गया ना डीबीसी एसी, समझ में आ गया ना। इधर गुइया गुइया, देखो उत्तर में गुइया हो गई, फिर बांडी हो गई, फिर सूकड़ी हो गई, फिर जवाई हो गई। तो इस तरीके से, और आप इसको आराम से देखो, सबसे यदि आपको जवाई भी सबसे पहले लास्ट में पता होती ना तब भी कर लेते हैं आप, यदि जवाई भी आपको पता होता ना कि सबसे लास्ट में, तब सी ऑप्शन खाली एक में ही है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, देखो थोड़ा बनाओ, है ना, थोड़ा जो है रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो तो काम बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये आंसर है। चलो ये इस तरीके से हमने ये पूरा जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, और अब जो है हमने ये सारा यहाँ पे पोर्शन हमने कर लिया जिसमें हमने अपवाह तंत्र भी कर लिया, ठीक है। और अब कल हम क्या करेंगे, ये मिट्टी वाला हम करेंगे, मिट्टी वाला। इसके अलावा देखो अपवाह तंत्र में वैसे नदियां ही ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत झीलें वगैरह देख लेना आप, है ना, देख लेना। नदियां मैंने करवा दी क्योंकि नदियां सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है अपवाह तंत्र में, और थोड़ा बहुत यदि थोड़ा झील विल है तो वो भी देख लेना, है ना। अब देखो मिट्टी कल करेंगे, उसके बाद फिर प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव, लगभग एक एक क्लास का है सारा, क्योंकि ये बड़े थे इसलिए इसमें 1 क्लास लगी, इसमें 3 क्लास लगी, इसमें 2 क्लास लगी, बाकी सारी एक एक क्लास की है। तो कल क्या 4 बजे, 4 से 5 बजे हम करेंगे मिट्टी मृदा संसाधन, जिसके अंदर एंटीसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, और ये जो सारी लाल लोमी मृदा और काली मृदा और ये सारी मृदाएं करेंगे बढ़िया एकदम धमाकेदार, सिरोजम और जिप्सीफेरस और सारे नाम आएंगे अजीबोगरीब, और सारा करते हुए और उसके क्वेश्चन कर लेंगे मिट्टी के, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर लेंगे, बिल्कुल सब चलेंगे, ठीक है, सब करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये सारी बात हो गई, ये हमने 15 टॉपिक हैं हमारे आपके फर्स्ट ग्रेड के जो पहला पेपर है, और उसके अंदर हम सिलेबस के हिसाब से कर रखे हैं। 1 3 1 4 5 6 क्लास हो चुकी है भाई, प्लेलिस्ट में से 6 क्लासें देख लेना, और एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लासें जो है शुरू होने वाली, वहां पर भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, जीसी कैंपस एप्लीकेशन पे। ओके चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।